आज हमारे जो टॉपिक है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 टॉपिक्स. टॉपिक सिलेक्शन followed by literature search and then screening, and in the end we will learn about Prospero. तो टॉपिक सिलेक्शन के बारे में आई गेस आप लोगों ने कल भी कुछ पढ़ा था. आपको कुछ आइडिया है टॉपिक सिलेक्शन के बारे में? कल आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था. If anyone wants to speak on mic, तो वो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. I will unmute them. एक्चुअली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करिएगा कि आप इंटरेक्टिव सेशन को रखें, और भले आप माइक पे बात करें या फिर चैट बॉक्स में लिखें. ओके, सही है मुइज, आई गॉट इट. ओके, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक सिलेक्शन के बारे में. अच्छा, एक और बात कि आप लोगों के पास, जिसके पास भी लैपटॉप है, काइंडली अपना लैपटॉप खोलें, और जैसे जैसे मैं चीज़ों के स्टेप्स बताती जाऊं आपने उसको फॉलो करना है. बिकॉज उससे ये होगा कि आप लोग को उसी वक्त ही चीज़ों की प्रैक्टिस होगी. बिकॉज रिसर्च की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग जैसे जैसे रिसर्च खुद करेंगे आपको तभी समझ आएगी. नॉर्मली हम जब लेक्चर सुनते हैं तो चीजें हमें समझ आ जाती हैं, लेकिन रिसर्च में आप जितना खुद करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, उतना इजीली आपको चीजें समझ आएंगी. गॉट इट? तो आप लोग जिसके पास भी लैपटॉप है, काइंडली अपनी लैपटॉप स्क्रीन खोलें. ओके, सो नंबर 1, तो हम जब भी रिसर्च में चलते हैं तो इट्स वेरी सिस्टमेटिक थिंग. उसका मतलब ये कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है. ओके, सो पहला हमारा जो टॉपिक सिलेक्शन का पार्ट होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. लाइक जैसे ग्रुप में कल आप लोगों से सवाल पूछा गया कि अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट बताएं. किसी की डर्मा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगी, किसी की कार्डियो होगी, किसी की इमरजेंसी मेडिसिन होगी, राइट? तो आपने हमेशा ये सोचना होता है कि आपने किस फील्ड में अपनी मेटा एनालिसिस को पब्लिश करना है, राइट? फर्स्ट स्टेप. के अलावा दूसरा, हम इस बुनियाद पे भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं अपना, कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कराची में डाओ की तरफ से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई दैट वाज रिलेटेड टू लिवर ट्रांसप्लांट, राइट? तो अब मुझे पता चला, जैसे अभी फॉर एग्जांपल दैट दिसंबर में एक लिवर ट्रांसप्लांट की कराची में कॉन्फ्रेंस है, वहां पे मैं अपना एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करना चाहती हूँ. तो उसके लिए अब मेरा टॉपिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया ऑटोमेटिकली? लिवर ट्रांसप्लांट, राइट? तो एक तो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप अपनी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं. दूसरा, हम कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पे भी करते हैं. जैसे यूएस में होती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, ऑफ कोर्स उसमें कौन से टॉपिक्स पे हम रिसर्च करेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करेंगे वो सब किस से रिलेटेड होंगे? ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड. आपको बात समझ आ रही है? आई यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके. उसी तरह हेमेटोलॉजी पर भी इन कॉन्फ्रेंस होती है. अभी रिसेंटली ही एश कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने सबमिट भी किए थे 2-3 मेटा एनालिसिस, राइट? तो उसको कहते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी, राइट? पहले आपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट की अपनी. अब जैसे अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी. तो मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है फ्रॉम इमरजेंसी मेडिसिन. तो अब मैंने इमरजेंसी मेडिसिन का टॉपिक मतलब मैंने सोच लिया कि मैंने टॉपिक ओके. तो मैंने टॉपिक क्या सोचा कि मैं अपना टॉपिक लूंगी कोई भी इमरजेंसी मेडिसिन से रिलेटेड. आफ्टर दैट मैंने देखा कि इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत ज्यादा कॉमन कौन से डिजीज के पेशेंट्स आते हैं. तो उसमें एक है सेप्सिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं. इमरजेंसी मेडिसिन में और कौन से पेशेंट्स बहुत ज्यादा कॉमनली आते हैं? स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत ज्यादा कॉमनली आते हैं. उसी तरह ट्रोमा के बहुत आते हैं, राइट? आप लोगों ने जिन लोगों ने काम किया है इमरजेंसी मेडिसिन का, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो सेप्सिस के बहुत ज्यादा वहां पे कॉमन लोग पेशेंट्स आते हैं, राइट? सेप्सिस के साथ आई मीन टू से. तो अब मैंने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया कि भाई मैं रिसर्च अपनी किस पे करूंगी? सेप्सिस की पॉपुलेशन पे करूंगी, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज ए एग्जांपल, ताकि आप लोग जब आइंदा अपना टॉपिक सिलेक्ट करें तो आपको आइडिया हो. या अच्छा, करंटली मैंने स्लाइड जो है सबकी आसानी के लिए एक मेडिसिन का टॉपिक लिया है, इमरजेंसी मेडिसिन का. अरूबा, आपको अपनी सोशल साइंस में भी आप देखें कॉमन कौन सा है, आपने कौन से उसमें स्पेसिफिक टू दैट
काम करना है, क्योंकि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं इतना ज़्यादा आपको सोशल साइंस का एग्जैक्ट टॉपिक के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, या मैं एंड में अपनी ईमेल शेयर कर दूंगी, आप अपनी मुझे क्यूरी भेज सकते हैं। फिर मैं आपको, ऑफ कोर्स, आपके पास अगर कुछ टॉपिक होंगे तो आप मुझसे शेयर करिएगा, फिर मैं बता सकती हूँ कि उस पर मेटा हो सकती है या नहीं। अरुबा, डिड यू गेट इट? अच्छा, आई एम रियली मैम जी जी। जी, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जनरली डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को अगर लिंक कर दें या इस तरह कर दें, तो फिर हम क्योंकि सोशल साइंसेस के हैं तो रिलेट कर लेंगे उसको। जैसे आप जनरली अगर अच्छा, जैसे आप आप sepsis के टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करें? जी, जैसे आप इमरजेंसी मेडिसिन की बात करिए ना, स्ट्रोक्स की, तो आप ऐसे भी बोल दें, मतलब जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, ताकि क्योंकि हम ना 7 टॉपिक अच्छा, ठीक। फॉर्मुलेट कर रहे हैं। जी, साथ साथ हम काम कर रहे सही हैं, सही। इसलिए जो है मैं चाह रही हूँ। अच्छा, सही। जी, आप आई इनको गॉट ले योर लें, पॉइंट। ओके, साइकियाट्री में भी आते हैं ना। मैम जी मैं समझ। जी जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, लाइक इस जी, तरीके से हो वालेकुम सकते हैं, अस्सलाम। क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड अगर हो जाए तो हाँ ये हाँ, भी हम। एग्जैक्टली हर टॉपिक पे हो सकता है, लेकिन इट्स टोटली रिलेटेड टू के आपके पास उस मेटा एनालिसिस के बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो मेटा एनालिसिस यस में मैम। क्या होता है, आपके पास आरसीटीज होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो आपके अगर टॉपिक पे आरसीटी है फिर ही आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं, राइट? तो फिलहाल तो मैं आप ऑल लोग को, राइट, ऑल क्योंकि राइट। मैंने सारी स्लाइड आगे पाई को भी एक्सप्लेन करना है, तो इसी के बेस पे कर रही हूँ। फिर एंड में हम सेशन के, मैं आप लोगों का जो सोशल साइंस से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, मैं उस पर भी अपना इनपुट दे दूंगी जितना मुझे नॉलेज होगी, राइट? फिलहाल एक्चुअली अगर ऐसे मैं क्योंकि सबको साथ लेके चलना है और मोस्टली मेडिकल फील्ड के लोग हैं, तो इसीलिए मैंने एक मेडिकल फील्ड का टॉपिक लिया है। बट अभी हम इसी को ही लेके चलते हैं, फिर एंड में हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि सोशल साइंस या और क्या टॉपिक्स एड ऑन हो सकते हैं। ओके ओके। मैम, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ओके, चले, हमने डिजीज क्या सिलेक्ट किया? सेप्सिस। सेप्सिस में क्या होता है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको सेप्सिस के बारे में कुछ पता हो। लाइक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं पता होता, जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर इंटर की बायोलॉजी पढ़ी होती है, वो भी पब्लिकेशंस कर सकते हैं। रिसर्च किया, ये रूल आप जान ले कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। लाइक मैंने जो पब्लिकेशंस किए हैं वो रिसेंट जो ड्रग्स अभी मार्केट में आई हैं उनसे रिलेटेड किया है। तो मैं तो एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है? कोई मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूँ या फार्मेसी मुझे आती है? नो। लेकिन क्योंकि इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो आप जो सोशल साइंस के या किसी और भी फील्ड के, आप लोग भी इन्हीं टॉपिक्स पे पब्लिकेशंस कर सकते हैं, राइट? तो रिसर्च इज अ वेरी वाइड थिंग, तो हम किसी भी एक चीज पे स्टक नहीं रह सकते, तो इसीलिए मैंने एक जनरलाइज टॉपिक लिया है सेप्सिस का। ओके। हाँ, ये ओजेम्पिक जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सीमाग्लूटाइड है, इस पे बहुत ज्यादा कॉमन रिसर्चेस हो रही हैं और इस पे मैंने काम भी किया है। यस। तो किसी भी ड्रग पे आप काम कर सकते हैं, देयर इज नो, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रिसर्च में। अच्छा, तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे डिस्कस करेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। चले, हमने क्या डिजीज सिलेक्ट किया? सेप्सिस, राइट? अब सेप्सिस में मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, व्हाट आर द अवेलेबल ट्रीटमेंट्स फॉर द सेप्सिस, राइट? अब मैंने सेप्सिस के बारे में ट्रीटमेंट सर्च किया तो मुझे एंटीबायोटिक्स मिली। एंटीबायोटिक्स आई थिंक आप सबको पता है, जो हम एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, भले नाम ना पता हो, एंटीबायोटिक्स हम बुखार होता है तो वही लेते हैं, राइट? उसी तरह मुझे नजर आया कि स्टीरॉइड्स भी सेप्सिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। अब मुझे एक नई चीज नजर आई कि विटामिन सी जो था वो सेप्सिस में यूज हो रहा है। तो अब विटामिन सी, आज तक मैंने किसी सेप्सिस को ठीक करने के लिए तो पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे नई बात लगी, तो मैंने कहा कि चलें, मैं क्या अपना टॉपिक, मैंने अभी दिमाग में सिर्फ अपने टॉपिक सोचा है, यूज ऑफ विटामिन सी इन सेप्सिस, राइट? मैंने क्या दिमाग में अपना टॉपिक सोचा? यूज ऑफ विटामिन सी इन सेप्सिस। अब उसके बाद यानी मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शन अपना क्या सोचा? विटामिन सी। अब रिसर्च में उसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अच्छा, वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। उसमें हम क्या करेंगे कि हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वो ही होता है ना, रिसर्च हम क्यों करते हैं? किसी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन दिमाग में उठता है, फिर उसी पे ही हम अपनी सर्च एंड सर्च बार बार करते हैं, एंड एट द एंड वी गेट द आंसर, राइट? तो नो नो नो,
स्टार्टिंग में जब आप अपना टॉपिक सोचेंगे, जस्ट आपने एक अच्छी सी गूगल सर्च करनी है। जब आप अपना कोई टॉपिक फाइनलाइज कर देंगे मोइस, उसके बाद आप अपनी लिटरेचर सर्च करेंगे, जो एक साइंटिफिक तरीका होता है। सही है। टॉपिक सिलेक्शन बहुत वाइड चीज है, इसीलिए हम सब मेंटोर्स ने यही डिस्कस किया था। और अपना इनपुट देगा टॉपिक सिलेक्शन पे। मैं आप के टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बताएंगे, एंड देन ताकि आप लोग को बेटर आइडिया हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या सोचा कि यूज ऑफ विटामिन सी इन सेप्सिस हमने सोच लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है। तो हमारा जो रिसर्च का क्वेश्चन होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। PICO, पाइको, इसको क्या कहते हैं, पाइको, PICO। P स्टैंड्स फॉर पेशेंट्स, यानी जिन पेशेंट्स को हम ट्रीट करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा ना एंजाइटी, तो आप लोगों ने डायरेक्टली मतलब एंजाइटी का, जैसे आप लोगों ने कहा कि उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो हम ये देख सकते हैं SSRIs, आप लोगों ने सुना होगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, तो उनका इफेक्ट हम देख सकते हैं इन एंजाइटी, राइट। तो हमारी पेशेंट पॉपुलेशन वो हो गई जिनको क्या है, एंजाइटी है। तो पेशेंट पॉपुलेशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जिनको वो बीमारी हो, जैसे यहाँ पे हमने कौन से लोग लिए, जिनको सेप्सिस है। उसी तरह हम पेशेंट पॉपुलेशन में वो भी पेशेंट्स ले सकते हैं जिनको, अच्छा, जिनको क्या है, सेप्सिस है। अरूबा, व्हाट्स मीन बाय एसिस, एसिस का मतलब? सबके लिए है। देखें, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि हम जब भी कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, हमेशा आपके टॉपिक में 4 चीजें होनी चाहिए। PICO, उसमें आपकी एक स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर उसमें आप स्पेसिफिक उस टारगेट पॉपुलेशन पे कोई इंटरवेंशन करेंगे, यानी उसको कोई ट्रीटमेंट देंगे, या उस पे जैसे कोई DPT का स्टूडेंट है तो वो एक स्पेसिफिक कोई उस पे फिजियोथेरेपी का कोई एक्सरसाइज करके देखेगा, राइट। ये इंटरवेंशन हुई। उसी तरह पॉपुलेशन और पेशेंट का एक ही मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोग लिए अपनी पॉपुलेशन में जिनको सेप्सिस है, तो वो मेरी क्या हो गई, पेशेंट पॉपुलेशन। उसी तरह एक सोशल साइंस का स्टूडेंट क्या लेगा, 100 स्टूडेंट्स जिनको एंजाइटी है, 100 सॉरी पेशेंट्स जिनको एंजाइटी है, तो वो हमारी P यानी पॉपुलेशन हो गई, जिसको हम टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, सेप्सिस, राइट। सेप्सिस की पॉपुलेशन ली हमने। उसके बाद अब हमने क्या सोचा कि हमने उनको इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट क्या देना है। आई से इंटरवेंशन का मतलब है ट्रीटमेंट। ओके, इंटरवेंशन में हम क्या देंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या सोचा कि हमने विटामिन सी देना है इस पेशेंट्स को, राइट। अब ये याद रखें हमेशा, रिसर्च वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है जिसमें आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप का मतलब है कंपैरिजन ग्रुप, यानी मैंने 100 सेप्सिस के पेशेंट्स लिए, उनमें से 50 को मैंने विटामिन सी दी और 50 को विटामिन सी नहीं दी। तो जिनको मैंने अपनी विटामिन सी नहीं दी वो मेरे क्या हो गए, कंट्रोल ग्रुप। तो जो जो भी रिसर्च में आपके पास कंपैरिजन ग्रुप होता है ना, वो रिसर्च ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू अ रिसर्च जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ओके, उसके बाद हमने क्या, PICO आउटकम में, अब जैसे सेप्सिस में इमरजेंसी मेडिसिन में मोस्ट कॉमन आउटकम क्या होता है कि पेशेंट बच गया या मर गया, मर जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी, राइट। तो हमारा आउटकम क्या हुआ, मोर्टेलिटी। This PICO is applicable to systematic review and meta analysis, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। तो मैं आपको वो सिखा रही हूँ टॉपिक सिलेक्ट करना फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। मरियम, जैसे आप स्केल पर डेवलप करने की बात करिए, ये मेटा एनालिसिस में नहीं होता। वो आपका होगा जब आप कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें या कोई और स्टडी करें। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं,
हाँ अक्सा, नहीं, विटामिन सी का सपोज क्या? सपोज अगर मैं स्किल डेवलप करना चाह रही हूँ तो मुझे उसके लिए भी सिस्टमैटिक रिव्यू करना होगा, राइट? सो फिर मैं अपने इंटरवेंशंस और कंट्रोल उसके लिए क्या रखूंगी? थोड़ा आप एलाबोरेट करें मरियम अपना क्वेश्चन। सपोज मैं अगर कोई भी स्किल डेवलप करना चाह रही हूँ, मैं एंजाइटी का स्किल डेवलप करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो मैंने जिस पे अपना थीसिस लिखना है, मुझे अपना सिस्टमैटिक रिव्यू भी लिखना है उस पर, ठीक है? तो मैं फिर इंटरवेंशन और कंट्रोल पर क्या लूंगी? मैं एंजाइटी ये में नहीं तो कह रही, इंटरवेंशन आपकी, जी जी, मैं कंप्लीट करें। इंटरवेंशन मैं इंटरवेंशन लेना ही नहीं चाह रही हूँ। अच्छा, ओके, तो ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप जस्ट आपकी जो एंजाइटी, तब आपका ये वो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस नहीं होगा ये। आपने फॉर एग्जांपल एंजाइटी पे अपना पूरा थीसिस लिखना है, तो दैट विल बी जस्ट यूर पॉपुलेशन, यू आर टारगेटिंग पॉपुलेशन विद एंजाइटी, और उसमें ऑफ कोर्स एंजाइटी में क्या है, फिर फर्दर आपने इंटरवेंशंस तो आगे डिस्कस करेंगी ना आपके, उनमें से। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं बेशक आप अभी आंसर मत करें, इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं दो चीजों में कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से मैंने ये सारा जो है ज्वाइन किया है, ताकि कुछ इस तरह के जो पॉइंट्स मेरे में अटक रही हूँ, मैं इसको क्लियर कर सकूं। बट थैंक यू सो मच, यहाँ पे कोई अली है जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है। बट मुझे कंट्रोल, आप बेशक इसको सर्च कर लीजिएगा, मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, इंटरवेंशन और कंट्रोल में फिर मैं क्या लूंगी, क्योंकि मैं इंटरवेंशन नहीं लूंगी इसमें स्किल डेवलपमेंट में, अगर मैंने सिस्टमैटिक रिव्यू भी करना, और कंट्रोल में क्या लूंगी, ये आप मुझे बेशक बाद में क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू ओके सो मच, चले, यू कैन कंटिन्यू, यस यू कैन कंटिन्यू विद योर सेशन। ओके सो हम कहाँ तक पहुंचे थे? पाइको, PICO, P फॉर पेशेंट पॉपुलेशन, जैसे हमने यहाँ पे कौन सी पेशेंट पॉपुलेशन को टारगेट किया, सेप्सिस की। I फॉर इंटरवेंशन, जिनको हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, विटामिन सी। और जब भी हम सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस करते हैं, आई एम टॉप इट इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, राइट? तो उसके आपके टॉपिक में आपके पास पेशेंट भी होने चाहिए, इंटरवेंशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या दिखेंगे सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में, कि आपने उस पॉपुलेशन पे इंटरवेंशन दी, उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन सी के आउटकम्स डिस्कस करेंगे। यस ऑफ कोर्स, विटामिन सी के आउटकम्स क्या होंगे कि सेप्सिस का पेशेंट वो जिंदा बचा या डेथ हो गई उसकी, उसी तरह काफी और भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी कि विटामिन सी देने के बाद क्या सेप्सिस के पेशेंट्स सरवाइव कर पाए या नहीं, तो हम देखेंगे मोर्टेलिटी, कि वो सरवाइव कर पाए या नहीं, राइट? उसके बाद लाइक एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है पाइको की, यहाँ पे जैसे P फॉर पेशेंट्स और पॉपुलेशन, I फॉर इंटरवेंशन। जैसे यहाँ पे है पेशेंट विद MI, उनमें हमने क्या किया कि स्टेटिन्स दी। स्टेटिन्स क्या होती है? एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स होती हैं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है जस्ट, कि MI के पेशेंट को जल्दी से हमने एक सर्टेन ड्रग दी। तो अच्छा, यस यस अक्सा यू आर राइट। तो लिप अगर हम स्टार्ट के फर्स्ट आवर में नॉर्मली हम MI के पेशेंट को क्या देते हैं, जबान के नीचे एक गोली रख देते हैं ना, एस्प्रिन। तो अगर हम साथ में उसको स्टेटिन यानी जो लिपिड लोअरिंग ड्रग है वो दें, क्या उससे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं MI के पेशेंट को? तो ये भी एक रिसर्च का क्वेश्चन हो सकता है, राइट? अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हो कि हमारे टॉपिक में जब भी हम कोई टॉपिक बनाए तो वो हमारा टॉपिक 4 क्राइटेरिया पे फॉल करना चाहिए। PICO, P फॉर पेशेंट पॉपुलेशन, I फॉर इंटरवेंशन, C फॉर कंट्रोल, जरूरी नहीं है कि हमेशा कंट्रोल हो, पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ऑफ कोर्स हम कोई भी दवाई देंगे तो हम उसके आउटकम्स देखेंगे। तो उसी तरह अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें P फॉर पेशेंट पॉपुलेशन कौन सी है? सेफ्टी ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक का नाम है, वर्सेस प्लेसिबो इन मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स। इट्स अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो आप मुझे ये बताएं कि इस टॉपिक के अंदर कमेंट चैट बॉक्स में कि इसमें पेशेंट पॉपुलेशन कौन सी है। एक्सीडेंट, शाबाश। चले, मतलब इतना आपको, आप अपने, अब आपके पास कभी भी कोई सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस का टॉपिक भी आपके सामने आएगा, आप बता सकते हैं कि इसमें पेशेंट पॉपुलेशन कौन सी है। अच्छा, इसमें मुझे बताएं इंटरवेंशन कौन सी है? इंटरवेंशन कौन सी दी गई है? एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। जी जी, एक्सीलेंट।
महविश, हमेशा इंटरवेंशन कोई स्पेसिफिक ड्रग होती है जो इलाज करने के लिए दी जाती है। तो हमेशा प्लेसिबो, आप लोगों को पता है क्या है प्लेसिबो? क्या है? कोई भी ड्रग ना देना बेसिकली, मतलब उस ड्रग को देंगे लेकिन पेशेंट को लगा उसने ड्रग लिया लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है, इसको उर्दू जबान में कहते हैं मीठी गोली, राइट? तो प्लेसिबो हमारा कंपैरिजन ग्रुप है। इस टॉपिक में जैसे हमने मल्टीपल माइलोमा के 100 पेशेंट्स लिए और उनको क्या किया, उनमें से 50 को एरिथ्रोमाइसिन दी जो हमारी इंटरवेंशन है, और 50 पेशेंट्स को एक ऐसी गोली दी जिसके देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेशेंट के ट्रीटमेंट पे, राइट? उसको हम कहते हैं प्लेसिबो। तो प्लेसिबो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंपैरिजन ग्रुप, और एरिथ्रोमाइसिन हो गई हमारी इंटरवेंशन। किसमें? मेट पेशेंट पॉपुलेशन कौन सी हमारी? मल्टीपल माइलोमा। तो ये एक हमारा टॉपिक बन गया, सेफ्टी ऑफ एरिथ्रोमाइसिन वर्सेस प्लेसिबो इन मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स। तो अब जब भी आप सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस का टॉपिक बनाएंगे तो आपका वो इन 4 PICO के क्राइटेरिया पे फॉल करना जरूरी है। उसमें आपके पास पेशेंट पॉपुलेशन भी होनी चाहिए और इंटरवेंशन, ये दो तो बहुत मस्ट है। अगर ये नहीं है तो आप एक सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, राइट? हाँ हाँ, ये तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अक्सर रिसर्च गैप जरूरी है, इसीलिए हम आगे लिटरेचर सर्च करेंगे, उसी तरह हम बैकग्राउंड सर्च करेंगे। मैं आगे आ रही हूँ, तो तभी होगा। ये सब रिसर्च गैप होना जरूरी है, लेकिन पहले तो हम कुछ तो टॉपिक दिमाग में सोचेंगे जिसको हम ढूंढेंगे ना कि उस पर रिसर्च गैप अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने गूगल यूज किया, और दूसरा अभी रिसेंटली चैट जीपीटी आ गया। इट्स अ वेरी गुड सोर्स अगर उसका पॉजिटिवली और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, राइट? तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी कि सेप्सिस और विटामिन सी पर क्या स्टडीज अवेलेबल हैं या नहीं है, राइट? अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ अब, क्योंकि एक सेकंड। अब फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दिया टॉपिक की। अब मैं देखती हूँ कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेटा एनालिसिस पब्लिश है या नहीं, राइट? मैंने सर्च किया और मुझे टॉप पर ही IV विटामिन सी इन सेप्सिस मिल गया। और ये कब पब्लिश हुआ है, यहाँ पे आप ईयर पढ़ सकते हैं, 2023 में। तो रिसर्च में जब भी कोई पब्लिकेशन 1-2 साल पहले होती है तो इट्स वेरी रिसेंट पब्लिकेशन, राइट? तो इसका मतलब उस पर हम मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। आप अपने ये तो मैंने आप लोगों को इजी टॉपिक बनाया था, मुझे पता है इस पे पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं टॉपिक सिलेक्शन, एक तरीका था आम जो मैं आसान में आप लोग को एक्सप्लेन करी थी, राइट? तो अब मैंने गूगल पे थोड़ी सी सर्च की, मुझे 1 सेकंड में पता चल गया कि इस टॉपिक पे मेटा हो सकती है या नहीं। तो उसी तरह, लेट मी 1 सेकेंड। या तो हमेशा जब भी आप कोई टॉपिक अपना सोचेंगे, अक्सर ऐसे होता है कि हम क्लिनिक्स में काम करते हैं, हमारे प्रोफेसर जो है वो बताते हैं कि ये ड्रग है, ये रिसेंटली आई है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? रिसर्च के। तो आप उसी वक्त ही सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे कि वेदर, अच्छा वेदर उस पे हम पब्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बैकग्राउंड सर्च करनी है हमेशा। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक सोचा और आप उस पे क्या करें, शुरू हो जाए लिटरेचर सर्च करना, उसकी स्क्रीनिंग करना और मैन्युस्क्रिप्ट लिखें। आपने जर्नल में सबमिट की मैन्युस्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट वालों ने कहा कि मैंने उसके जर्नल वाले ने कहा कि रिसर्च तो ऑलरेडी इस पे रिसेंटली पब्लिश्ड है, तो इसीलिए फिर आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी बैकग्राउंड सर्च होना जरूरी है। आप चैट जीपीटी या गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने बहुत ढूंढा, आपको उस टॉपिक पे कोई भी मेटा एनालिसिस नहीं मिली, तो ही आप फर्दर अपनी उस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 तरीके हैं, या तो मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहती हूँ उस पर आज तक कोई भी मेटा एनालिसिस, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस्टमेटिक एंड रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस को क्या लिखते हैं, सरमा, SRMA, राइट? तो मैंने देखा कि उस टॉपिक पे कोई भी सरमा नहीं हुई, यानी मेटा एनालिसिस कोई भी पब्लिश नहीं हुई, तो फिर तो वेल एंड गुड, मैं उस पर मेटा एनालिसिस कर सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि कोई आर्टिकल है, कोई मेटा एनालिसिस है, मतलब 2018 में पब्लिश हुई है, 2020 में पब्लिश हुई है, और उसके बाद फर्दर जो उस मेटा एनालिसिस में फॉर एग्जांपल 4 स्टडीज एडेड थी। अब नई शर्मा, अच्छा शर्मा मतलब सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, मैं लिख देती हूँ, ये बस मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म। ओके,
तो मैंने क्या किया कि गूगल पे सर्च किया, मुझे उस टॉपिक पे एक भी मेटा एनालिसिस नहीं मिली। तो मैं उस टॉपिक पे मतलब फर्दर अपनी सेकंड स्टेप जो कि हमारा लिटरेचर सर्च है उस पे जा सकती हूँ। अगर मुझे एक मेटा एनालिसिस मिली 2020 में, राइट, अभी 2025 चल रहा है, तो उसके बाद मैंने देखा और जो 2020 में मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी उसमें फॉर एग्जांपल 4 आरसीटीज इंक्लूडेड थी, राइट। कितनी आरसीटीज थी? 4 आरसीटीज इंक्लूडेड थी। अब मैंने देखा कि फिर उसके बाद एक 2021 यानी 2021 में एक और आरसीटी पब्लिश हुई है, 2022 में एक और आरसीटी पब्लिश हुई है, 2023 में एक और आरसीटी पब्लिश हुई है। तो यस, अब मैं उस पर मेटा एनालिसिस कर सकती हूँ। मेरे बताने का मकसद ये हुआ कि अगर प्रीवियस मेटा के बाद नई 3 और आरसीटीज यानी 3 और स्टडीज आई होंगी तो हम मतलब अभी फर्दर एक नई मेटा एनालिसिस हम फर्दर पब्लिश कर सकते हैं। आप लोगों को बात समझ आई है या मैं दोबारा रिपीट करूं? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, आप लोगों को समझ आई बात? चलो, बाकी सभी प्लीज बताते जाएं। आरसीटीज कहते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को। ये स्टेट डिजाइन होती हैं आप लोगों ने शायद कल ये डिस्कस नहीं किया। मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटा एनालिसिस है क्या बेसिकली? कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? माइक पे मुझे बता सकते हैं आप लोगों ने कल क्या समझा था, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस क्या है? अरूबा, मैं रिपीट करती हूँ। यस, आपके 3 स्टडीज मैंडेटरी, नॉट यू कांट गो विथ 1, 3 होना जरूरी है वरना आपका कोई भी जर्नल पब्लिकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं आप लोगों को ना बहुत आसान जबान में मेटा एनालिसिस समझा देती हूँ। सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं, राइट। आप हर चीज एक सिस्टम के जरिए स्टेप बाय स्टेप लोगे और उसको करोगे। अब इसके आसान जबान में यह है कि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में, एक यूएस में, एक जर्मनी में 4 स्टडीज हुई, राइट, ऑन विटामिन सी इन सेप्सिस। अब मैं एक डॉक्टर हूं, अब मैंने सोचा कि मैं अपने पेशेंट को विटामिन सी दूं या नहीं। अब मैंने क्या किया कि गूगल पे सर्च किया, मुझे पता चला इस पे 4 स्टडीज हुई हैं कि विटामिन सी देना चाहिए या नहीं। अब मैं बैठ के उन 4 स्टडीज को पढूं उसके बजाय साइंस, अब क्या किया गया रिसर्चर्स ने कि उन्होंने क्या किया, इन 4 स्टडीज को एक सिस्टमेटिक वे के जरिए एक सिंगल स्टडी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हम 4 स्टडीज को लेंगे, उनके जो भी रिजल्ट्स होंगे उन पे एनालिसिस करेंगे और एनालाइज करके एक स्टडी पब्लिश कर देंगे जिसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। और उसके जरिए अब मुझे क्या, उन 4 के बजाय मैं एक मेटा एनालिसिस की स्टडी को पढ़ूंगी और उसमें मैं फवायद देखूंगी विटामिन सी के देने के क्या नुकसान है और फिर उसकी बुनियाद पे डिसाइड करूंगी मुझे अपने पेशेंट को देनी चाहिए विटामिन सी या नहीं, राइट। आई कुछ समझ में आप लोग को ये बात? आपको बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, तो यहाँ पे अरूबा ने कहा था रिपीट कर दूं मैं। तो देखें, या तो मेरे टॉपिक पे आज तक कोई भी मेटा एनालिसिस पब्लिश ही नहीं हुई होगी, राइट। ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि मेरे टॉपिक पर कोई मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई होगी लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि उस लास्ट मेटा एनालिसिस के बाद फर्दर 3 और स्टडीज हुई हैं, तो फिर इसका मतलब है मैं उस टॉपिक पे दोबारा से पब्लिकेशन कर सकती हूँ, राइट। इसको यहाँ पे मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि मिनिमम आपको कितनी चाहिए, 3 स्टडीज चाहिए। ओके, चलें जी। अब हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने विटामिन सी इन सेप्सिस पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई भी मेटा एनालिसिस नहीं मिली और इस टॉपिक पे मुझे मिनिमम 3 स्टडीज गूगल पे प्रेजेंट मिल रही है। मैंने सर्च किया, मुझे 3 स्टडीज इस विटामिन सी इन सेप्सिस पे मिल रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, अब अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगी, दैट इज लिटरेचर सर्च एंड स्क्रीनिंग, राइट। अब हम लिटरेचर सर्च पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप में से जिसके पास भी लैपटॉप है अपना लैपटॉप खोलें, भले आप यू गाइस कैन ट्राई विथ मोबाइल टू। आप मोबाइल भी खोलें और जैसे मैं स्टेप्स बताती जाऊँ आप लोगों ने उसको साथ साथ करते जाना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको आइडिया होगा चीज़ों का।
राइट। चलें जी, हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज लिटरेचर सर्च। और आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, टॉपिक सिलेक्शन में अपनी जो सेकंड क्लास होगी उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी फर्दर, और बाकी सब भी जो भी मेंटोर्स हैं वो टॉपिक सिलेक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी। अच्छा, अब हमने लिटरेचर सर्च करनी कैसे करनी है, गूगल पे आपने लिखना है मेश डेटाबेस। ओके, गूगल पे आपने लिखा मेश डेटाबेस, आपके पास आ गई मेश डेटाबेस। ओके, आपके पास ऐसे स्क्रीन खुली हुई आ जाएगी। नाउ हेयर आप अपनी पेशेंट पॉपुलेशन लिखेंगे। कोई मुझे बता सकते हैं हमने अपने टॉपिक में सेप्सिस एंड विटामिन सी में अपनी पेशेंट पॉपुलेशन क्या सोची थी? ओके जवेरिया, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। इमरजेंसी देखिए पेशेंट। जवेरिया, अच्छा पहले मैं जवेरिया के क्वेश्चन को जवाब दे दूं। देखें 2020 में फॉर एग्जांपल उस शर्मा में जितनी उस मेटालिसिस में जितनी भी आरसीटी होंगी वो प्लस जो 3 नहीं है उन सबको मिलाकर एक नई आप आरसीटी मेटालिसिस पब्लिश करेंगे, राइट। तो जवेरिया ने यही क्वेश्चन पूछा है कि 3 नहीं, जो पुरानी भी है वो सब और नई मिलाकर आप एक नई मेटालिसिस पब्लिश करेंगे, ऐसे होता है, राइट। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था सेप्सिस इन विटामिन सी, हम उसी को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि मैंने काफी आसान किया है टॉपिक को और उसी के रिलेटेड अपनी पाइको की टेबल आगे बनाई है, तो आप लोगों को इजी रहेगा, इसीलिए हम इसी को ही लेके चलते हैं। हमारी पेशेंट पॉपुलेशन क्या है? सेप्सिस, राइट। हमने यहाँ पे सेप्सिस को सर्च किया। अब सेप्सिस हमने फिर यहाँ पे मैंने देखा, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे ये सेप्सिस लिखा आ रहा है और दूसरा आ रहा है सेप्सिस एसोसिएटेड इंसेफेलोपैथी, यानी सेप्सिस की वजह से जो ब्रेन पे इफेक्ट हुआ। नहीं, मैंने क्या सोचा है कि इमरजेंसी में जितने भी सेप्सिस के पेशेंट हैं भले उनका ब्रेन डैमेज हो कुछ और डैमेज हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने जस्ट सेप्सिस का सोचा है, तो मैं क्या करूंगी, सेप्सिस पे क्लिक करूंगी, राइट। ये क्लिक हो गया। तो यहाँ पे जैसे पबमेड सर्च बिल्डर ही आपका उस वक्त एम्प्टी होगा। ओके, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ए टू सर्च बिल्डर, यहाँ पे आपने दबाया, ये आ गया सेप्सिस मेश। ओके, अब उसके बाद लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक हमारे पास पाइको टेबल होती है, ये आप लोगों को पाइको टेबल नजर आ रही है, इसमें ये बेसिकली ये मैं आपको लोग के साथ फाइल भी शेयर कर दूंगी। ये हम एक पाइको टेबल बना के रखते हैं जो हमें लिटरेचर सर्च में जो हम सर्च बनाएंगे ना, अपनी सर्च स्ट्रेटेजीज इसको कहते हैं, वो उसको हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, राइट। पी फॉर पेशेंट, वही इंटरवेंशन में हम इंटरवेंशन वाले बॉक्सेस फिल करेंगे। सी में अगर हमारा कोई कंपैरिजन ग्रुप होगा, अमजद हम प्रीवियस मेटा एनालिसिस को कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो उसमें सारी स्टडीज हैं वो लेंगे और जो नई स्टडीज हैं वो मिलाकर एक शुरू से नई मेटा एनालिसिस करेंगे, राइट। पुरानी मेटा एनालिसिस जो हो गई उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, प्रीवियस मेटा एनालिसिस को मिलाकर आप नहीं बना सकते एक नई मेटा एनालिसिस, आपको बेसिक स्टडीज चाहिए जिनसे मिलाकर आप एक नई सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस लिखते हैं। तो इसीलिए जो भी प्रीवियस आरसीटीज होंगी और प्लस, यस मुझे इसने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ओके चले हम यहाँ पे आ जाते हैं सर्च स्ट्रेटेजी पे। अच्छा, P4 हमने क्या हमारी पेशेंट पॉपुलेशन, यहाँ पे बस एक बॉक्स है, ये मैं आप लोगों के साथ टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, यू गाइस डोंट हैव टू वरी। ओके, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो सेप्सिस मेश है इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन आई विल पेस्ट इट इन द पबमेड मेश्ट्रम वाले बॉक्स में, राइट। बस मैंने कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगी गूगल पे जहाँ पे मैंने मेश्ट्रम सर्च किया है, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएंगी एंट्री टर्म्स, यहाँ से आपने एंट्री टर्म्स को कॉपी करना है और देन अगेन उसको आपने यहाँ एंट्री टर्म्स के बॉक्स में पेस्ट कर देना है, राइट। हो गया। उसके बाद इंटरवेंशन, व्हाट इज अवर मैम इंटरवेंशन, कोई ये बता क्या सकता है? दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी प्लीज? जी जी,
दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे एक दफा? जी जी, अच्छा मैं इंटरवेंशन में एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। हमने क्या ओके। लिया था, एक खाली टेबल बनी हुई थी पाइको की, उसको हमने फिल करना है। जैसे आप लोगों को कोई टास्क मिल रहा है ना, ये टेबल है, इसको फिल करें। तो देखें, दोबारा से मैं बता रही हूँ। अच्छा पहले मुझे कमेंट्स चैट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज अवर इंटरवेंशन। विटामिन सी। यस, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये तो समझ आ गया ना हमने मेश कैसे निकाला। देखिए शुरू से मैं करती हूँ। मेश डेटाबेस लिखेंगे आप गूगल पे, राइट। होम में जाएंगे, यहाँ पे अब हमारा क्या है, विटामिन सी। मेश टर्म्स के लिए इट्स बेटर टू यूज दिस साइंटिफिक टर्म्स। तो अब विटामिन सी को साइंटिफिकली मेडिकल की जुबान में एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पता हो, आप जस्ट गूगल पे सर्च करें व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज फॉर विटामिन सी, राइट। तो आपको इजीली मिल जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक एस्कॉर्बिक एसिड को सर्च किया, ये लिखा हुआ आ गया मेरे पास, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे मेरा असल में यहाँ पे फिल हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले सर्च किया था। लेकिन अब पबमेड सर्च बिल्डर पे में ये आपका बॉक्स यहाँ पे खाली होगा, आप उसको ऐड टू सर्च बिल्डर करेंगे और इस तरह ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यू विल पेस्ट दिस इन द इंटरवेंशन बॉक्स। ओके तुबा, देखें हमारे पास जो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के लिए दो तीन डेटाबेसेस हैं। एक है पबमेड, दूसरा यहाँ पे जैसे मेंशन है कोक्रेन, और तीसरी हम यूज करते हैं एम्बेस। जो एम्बेस होती है वो पेड होती है, उस वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और कोक्रेन जो है वो भी मुश्किल है और इतनी कॉमनली यूज भी नहीं होती। अब पबमेड में क्या होता है कि जैसे एक गूगल है ना, हम सर्च के लिए ऐसे याहू भी है, और इसी तरह काफी और सर्च की भी जगह है। लेकिन पबमेड क्या है, वर्ल्ड बेस्ट रिसर्च के लिए वेबसाइट है, जिसमें हम क्या है उसी के अंदर ये मेश टर्म उसी का ही हम पार्ट है। मेश डेटाबेस पबमेड का ही बेसिकली पार्ट है। तो हम इस डेटाबेस को यूज करते हैं क्योंकि दुनिया में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो पबमेड पे जरूर मिलेंगी हमें। तो इसीलिए चांसेस कम है कि हमारा कोई आर्टिकल मिस हो जाए, इसीलिए हम पबमेड डेटाबेस यूज करें, सही है। जी जी, हर वेरिएबल को, वेरिएबल तो पेशेंट पॉपुलेशन को आप अलग सर्च करेंगे, इंटरवेंशन को अलग करेंगे, कंपैरिजन को हर को अलग अलग सर्च करेंगे। यस, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस मोस्टली मेडिकल की होती हैं और उसी के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद अब, अच्छा उसके बाद अब हम एंट्री टर्म्स में जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग को एंट्री टर्म्स नजर आ रही है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और उसको एंट्री टर्म्स को यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, हमारा टॉपिक क्या था, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड इन सेप्सिस। और ये हमने फिलहाल इस टेबल को फिल कर दिया। अब अभी हमने अपने टॉपिक के लिए कोई भी कंपैरिजन ग्रुप नहीं सोचा, आउटकम भी हमें नहीं पता क्या होंगे, हम फिलहाल उस चीज पे जाते ही नहीं इतना, राइट। अभी हम बिल्कुल सिंपल सिंपल अपने टॉपिक को रखते हैं मैम, ताकि इजी हो एंट्री हमारे टर्म्स लिए। कहाँ से आया वो मुझे समझ नहीं आई। क्या कहाँ से आया? एंट्री टर्म्स क्योंकि मैंने लैपटॉप पे ऑन किया हुआ है वो अच्छा अच्छा, मैं मुझे दिखाती हूँ। यस मैम, मेरे पास भी नहीं आ रही एंट्री टर्म्स। आपने एस्कॉर्बिक एसिड सर्च किया है? जो जैसे अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको आपका ऐसे हाँ नजर आ जी रहा है? जी। आप स्क्रॉल डाउन करें, नीचे करें, किया। एंट्री टर्म्स नजर आई? नो, लास्ट पेज पे जाएं। पेज कहाँ पे? देखें, आपने मेश डेटाबेस लिखा, उस पे आपने हम्म। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड लिखा, ओके, डन डन हो गया। हो गया ना। चले, हम्म। तो ये एंट्री टर्म्स आपने यहाँ से कॉपी करनी है। ओके, यहाँ तक हो गया।
अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया कि हमने अपनी मेश टर्म्स बना ली, और फिर हमने क्या किया कि पाइको टेबल बनी हुई होती है, मैं आप लोगों के साथ टेम्पलेट शेयर कर दूंगी, उसमें आपने मेश टर्म पुट की और एंट्री टर्म्स पुट कर दी, राइट। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू मेक द सर्च स्ट्रेटेजी, जिसमें हम क्या करेंगे, by using boolean operators. What are boolean operators? Basically or and and. और एंड से क्या मुराद है कि जब भी आप अपनी पाइको टेबल आपने फिल कर दी, उसके जब भी आप पाइको टेबल के डाउन जाएंगे तो हर ट्रम के बीच में और यूज करेंगे, एंड व्हेन यू गो अक्रॉस द टेबल तब आप हर ट्रम के दरमियान एंड यूज करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैंने सबसे पहले मेरे सेप्सिस की ट्रम को कॉपी किया यहाँ से, उसको मैं लिखूंगी यहाँ पे, राइट। अब हमने क्या रूल पढ़ा था कि पहले जब भी आपका जो सर्च स्ट्रेटेजी होगी उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले आपने वो सारी टर्म्स लिखनी है अपनी सर्च स्ट्रेटेजी में जो आपकी पेशेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, राइट। फिर उसके बाद एंड लगाकर आपने वो सारी टर्म्स लिखनी है जो आपकी इंटरवेंशन से रिलेटेड हो। जैसे पहले हमने सबसे पहले टॉप पे हम लिखेंगे मेश टर्म जो कि है सेप्सिस मेश, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी और क्या, और फिर उसके बाद मैं अपनी एंट्री टर्म्स पुट करती जाऊंगी। ये मेरी पहली एंट्री टर्म है, इसको एंट्री टर्म लिख लेते हैं। एंट्री टर्म को दूसरा नाम कीवर्ड कहते हैं, एक ही बात है। चले, तो ये पहली हो गई ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, यहां से मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या जा रही हूँ, डाउन द टेबल जा रही हूँ ना, तो इसीलिए हर ट्रम के बीच में क्या आएगा, और आएगा। आप और ऐसे ना समझे कि ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होता। मतलब सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीका है, तो आपने हर स्टेप को सिस्टमेटिकली ही फॉलो करना है, राइट। सेप्सिस मेश लिखा, उसके बाद ब्लड इन्फेक्शन लिखा, राइट। उसके बाद उसी तरह आपने और लिया, और भी ओ आर कैपिटल होगा। हम ऐसे सिस्टमेटिकली चीजों को क्यों करें, ताकि जब हम पबमेड पे अपनी चीज को सर्च करें, अपने टॉपिक को प्रॉपर तरीके से, तो जो भी दुनिया के आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे हमारे पास आ जाए, हमारा कोई आर्टिकल मिस ना हो, राइट। फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, उसी तरह मैंने देखा कि सेकंड है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कोई भी एंट्री टर्म आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है। उसी तरीके से और लगा के मैं यहाँ तक आ गई, फॉर एग्जाम्पल इस वाली टर्म तक। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है? जी जी जी, भले ही जो है एंट्री टर्म रिपीट हो रही हो, आपने जितने टाइम्स वो है उतने टाइम्स आपने लिखनी है। हाँ हाँ, भले जितनी टाइम भी हो वो सब रिपीट करना है आपने। ओके। एक सेकेंड। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कोई टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए तो मैं उसको निकाल दूं इसमें से। नो नो नो, आपने अच्छा। जब सेक्सेस सर्च किया ना, तो अब जी ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी जी। आ जाएगी। ओके। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया हमने अपनी पॉपुलेशन की सर्च स्ट्रेटेजी कैसे बनाई? आप प्लीज कमेंट चैट बॉक्स में और यस कर लिख लें ताकि मुझे आइडिया हो, और सब प्लीज रिप्लाई दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। ओके एक्सीलेंट, चलो। ओके, हमने अब पॉपुलेशन की सर्च स्ट्रेटजी बना दी। अब उसके बाद में क्या करूंगी, अब इंटरवेंशन की भी ऐसे ही बनाऊंगी, एस्कॉर्बिक एसिड कॉपी करूंगी, फिर और लिखूंगी, फिर एसिड एस्कॉर्बिक और एल एस्कॉर्बिक एसिड, उसी तरह फेरस और एस्कॉर्बेट। इस तरीके से मैं अपनी इंटरवेंशन की भी सर्च स्ट्रेटजी बना दूंगी। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड मैश लिया, फिर मैंने बीच में क्या लिया, और, क्योंकि मैं डाउन द टेबल गई हूँ। जब भी आप डाउन द टेबल जाएंगे तो लफ्जों के बीच में क्या लगाएंगे, और ओ आर कैपिटल होना जरूरी है। यहां तक आ गया आपको समझ? अब मैंने अपनी फाइनल सर्च स्ट्रेटेजी बनानी है। फाइनल जो सर्च स्ट्रेटेजी है उसको हम कैसे बनाएंगे, लेट मी शो यू गाइस। हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे, राइट।
आप लोगों को नजर आ रहा है ना? उसके बाद मैं पॉपुलेशन की जो मैंने सर्च स्ट्रेटजी बनाई थी उसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूंगी, राइट? और फिर इस बात को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगी। यानी पबमेड में जब ये टॉपिक मैं सर्च करूंगी तो पबमेड समझ जाएगा कि ये पूरी एक ही चीज से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, उसके बाद अब ये मैंने पॉपुलेशन लिख ली, उसके बाद मैं अपना एंड लगाऊंगी, AND, कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, स्मॉल नहीं या कुछ भी। ओके, एंड लिया एंड अगेन मैंने उसको एक ब्रैकेट लगाया और अपनी इंटरवेंशन को कॉपी किया और इस इंटरवेंशन को भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये हमारे टॉपिक के लिए सर्च स्ट्रेटजी बन गई। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अब लिखेंगे गूगल पे। एक सेकेंड, आप लोग को स्क्रीन नजर आया? ओके मुइज, हमने इसलिए नहीं ली, जरूरी नहीं है कि नहीं ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, राइट? अब कंट्रोल जो है यहाँ पे मैंने अपने टॉपिक में कोई सोचा ही नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। कुछ टॉपिक्स में होता है कंट्रोल तो हम कंट्रोल भी साथ में लेंगे। उसी तरह आउटकम को बाकी आप अपनी सर्च स्ट्रेटजी में नहीं लिखेंगे। जैसे आप तीन चीजें अपनी सर्च स्ट्रेटजी में लिख सकते हैं, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन एंड लास्ट वन इज कंट्रोल। आउटकम को आप नहीं लिखेंगे, राइट? अच्छा जी, अब हमने क्या किया? तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी। हमने मतलब अपने पॉपुलेशन की ले ली और इंटरवेंशन की ले ली, आउटकम का आपने बता दिया कि हमने कोई आउटकम लिया नहीं इसीलिए हमने उसकी सर्च स्ट्रेटजी ऐड नहीं की। हम्म लेट्स सपोज हम एक रिसर्च कर रहे हैं, वो हम्म स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं हम्म या पाकिस्तान में भी जस्ट लाहौर में करें, तो उसकी भी सर्च स्ट्रेटजी को हम ये पबमेड में अरेंज करेंगे कि मतलब उनको ये कमांड देंगे और या एंड के थ्रू के पाकिस्तान में जितनी स्टडीज हुई तो हैं सिर्फ हमने उनको नहीं फोकस करना है। नहीं, हम जब आगे स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ेंगे ना तब आप हम्म। क्या करेंगे, जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो फिर ओके आप आर्टिकल्स वही लेंगे जो पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे। आपने अपनी सर्च स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी होती है कि आपके हर तरह के आर्टिकल्स आ जाएं, आपका कोई आर्टिकल मिस ना हो। इसीलिए तो हमने सेप्सिस के अलावा कितनी और टर्म्स अपनी सर्च स्ट्रेटेजी में डाली हैं। क्यों डाली हैं? ताकि हमारा कोई भी एक भी स्टडी मतलब लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को प्रॉपर साइंटिफिकली बनाएंगे और दूसरा इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आउटकम यहाँ पे मोर्टेलिटी लगा लूं तो जरूरी तो नहीं है मैं सेप्सिस के पेशेंट में सिर्फ उनके मोर्टेलिटी देखूं, काफी और भी चीजें होती है, आउटकम्स हम देख सकते हैं ना, तो वो मिस हो जाएंगे। इसीलिए हम अपनी सर्च स्ट्रेटजी जब पाइको का टॉपिक जो होता है वो थोड़ा वाइड रखते हैं ताकि हमारे पास जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए उस टॉपिक से रिलेटेड वो सब हमारे पास आ जाए। ओके, चले अब हमने क्या किया, पबमेड सर्च किया गूगल पे, पबमेड पे गए और यहाँ पे अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को पेस्ट किया जो हमने बनाई थी पहले। कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं कमेंट्स में बताएं।
Okay, so am I audible? Yes, you are. ओके ओके, तो हमारे यहाँ पे कितने आर्टिकल्स आ गए? 887। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस सर्च स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंजेस करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके नुकसानात क्या होते हैं, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा दिए। जो हमने ब्रैकेट्स लगाए थे अपनी सर्च स्ट्रेटेजी में, वो हमने यहाँ से हटा दिए। तो अब हम इस सर्च स्ट्रेटजी को कॉपी करके पबमेड पे लिख के देखते हैं कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, किसी को नजर आ रहा है? यस, 82,000। आपको अंदाजा हुआ कि एक, अब ह्यूमनली क्या पॉसिबल है कि हम 82,000 आर्टिकल्स को रीड करें? किसी इंसान के लिए पॉसिबल है कि वो बैठ के 82,000 आर्टिकल्स को रीड करे? तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इस सिस्टमेटिक वे को बनाया गया। एक एक ब्रैकेट इतना इंपॉर्टेंट है और एंड इतना इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको प्रॉपर आपके सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो मिले। ओके मरियम, टाइमलाइन आप सेट नहीं करें, बेटर है, ताकि आपके सारे आर्टिकल्स मिल जाएं। टाइमलाइन आप सेट करेंगे तो आप जब आप स्क्रीनिंग करेंगे ना, तब आप अपनी स्पेसिफिक अगर टाइमलाइन करना चाहते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग के दौरान वो आर्टिकल चूज करें जो आपकी टाइम के हिसाब। स्टार्टिंग वाले स्टेप्स को आप जितना वाइड रख सकते हैं उतना रखें। पर ये 1921 बहुत ज्यादा नहीं हो ओके, जाएगा जब हम सर्च भी करने लगेंगे तो? क्या ज्यादा हो जाएगा? 1920, क्योंकि आपकी जो टाइमलाइन सेट है वो 1921 से काइंडली 2025 की है। आवाज आ रही है मेरी? मैम मैं कह ये रही हूँ आपकी टाइमलाइन बहुत बात कर ज्यादा नहीं है 1921। मैम ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो यहाँ पे 1921 से 2025 तक आ रही है उसकी बात कर रही हैं, तो हम लोग लास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के स्टडीज को लेते हैं ना। मरियम यही बात कर रही हैं आई थिंक आप। जी जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा टाइमलाइन हो जाएगी ना, हमें कुछ तो टाइमलाइन सेट करनी होगी कि हमने इतने सिस्टमैटिक रिव्यूज जो हैं वो लेने हैं, उसके बाद हम स्क्रीनिंग करें, तो वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? मरियम, आप काइंडली क्वेश्चन रिपीट करें, क्योंकि मेरे पास थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा था, तो डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। आपकी जो टाइमलाइन शो हो रही थी 1921 से 2025 तक शो हो रही थी, मैं कह रही हूँ ये बहुत ज्यादा नहीं है। हम जी थोड़ी सी तो टाइमलाइन कम करेंगे ना, ताकि हमारी स्क्रीनिंग जो है वो इजी हो जाए। देखें, जब हम सिस्टमेटिकली चीजों को सर्च करते हैं ना, जब सर्च स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो एक आर्टिकल पे जरूरी नहीं है कि इतने ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए हों। जैसे 100 को स्क्रीन करना इस कप ऑफ टी बहुत आसान है, सही है? तो इसीलिए, और मोस्टली क्या होता है कि स्टार्ट के ईयर्स में पब्लिकेशंस होती भी नहीं है रिसेंट, और आप टाइमलाइन आप अपनी फिक्स तब करें जब आप एंड में स्क्रीनिंग करेंगे, जब आप अपने आर्टिकल्स को। ओके, ठीक है। तो सॉरी, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। अच्छा, तो चलें, 887 हम आर्टिकल्स पे पहुंचे थे, सही है? मैम स्क्रीन शेयर कर लें, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा कंसर्न शेयर करना है। मैम का इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप लोग प्लीज क्वेश्चनिंग जो है वो एंड ऑफ द सेशन कर लें। अभी फिलहाल जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, ताकि आप पढ़ लें, उसके बाद आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर मैम आपको आंसर कर देंगी, या अगर नहीं भी आंसर कर पाई तो आप क्यूरी ग्रुप में दे दीजिएगा, तो मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिलवा दूंगी। नो नो, आई एम कंटिन्यूइंग, मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। मैम आप लेक्चर कंप्लीट कर लें, फिर हम क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड में ले लेंगे, ताकि एटलीस्ट इन लोगों का जो स्ट्रक्चर है। यू आर राइट, सही सही। चलें, तो हमने फिलहाल लिटरेचर सर्च की एंड वी डिसाइडेड कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स आ रहे थे, 887। अब इनको हम सेव करेंगे अपने पास। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। पबमेड की, चलें सही है। अब हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे पास बारिश हो रही है तो आई एम नॉट श्योर, इंटरनेट सही काम नहीं करा। ओके, यहाँ पे सेव का ऑप्शन सबको नजर आ रहा है, सो यू विल क्लिक इट सेव एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन में ऑल रिजल्ट्स, राइट, ऑल रिजल्ट्स, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पबमेड। ओके, और यहाँ से आप क्रिएट फाइल को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल गेट सेव्ड इन योर डाउनलोड्स। ओके, मैंने पहले भी किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। ओके, यहाँ पे नजर आ रहा है पबमेड डेस्कटॉप पे सेव हो गए डाउनलोड्स में, राइट। अब स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स, राइट। पहले हम थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक लिटरेचर सर्च के बारे में पढ़ लिया, हमने सर्च स्ट्रेटेजी बना दी। उसके बाद हम स्क्रीनिंग पे आते हैं। स्क्रीनिंग के कितने पार्ट्स होते हैं? दो, प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड देन सेकेंडरी स्क्रीनिंग। इन प्राइमरी स्क्रीनिंग हम क्या करते हैं कि हम जस्ट टॉपिक के जो स्टडी है उसका टाइटल रीड करते हैं। अगर हमें टाइटल से थोड़ी क्लियरिटी कम मिल रही है तो ज्यादा से ज्यादा उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करते हैं। और सेकेंडरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जिन आर्टिकल्स का जो हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड लगे, मतलब लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वो काम के हैं या नहीं है, तो फिर बाकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, उनकी फुल टेक्स्ट रीडिंग करते हैं, मतलब पूरा आर्टिकल हम रीड करते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो यू गाइज विल गेट इट, डोंट वरी। ओके, अब स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास दो तरह के टूल्स होते हैं, राइट। एक होता है हमारे पास एंड नोट है, उसी तरह रायान है, एंड लास्ट वन इज जोटेरो। पार्डन माय स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है, खैर। तो चले हम रायान को फॉलो करते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल मैंने देखा है सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के लिए सब यही यूज करते हैं, और बाकियों को आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी गूगल वगैरह में। ओ सॉरी, यस, एंड नोट, नहीं नहीं, रायान इज नॉट पेड, मैं दिखाती हूँ आप लोग, डोंट वरी। जितना हमें चाहिए वो उसका फ्री वर्जन है, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, गूगल पे सर्च किया रायान, एंड देन रायान एआई पे हम गए, और सॉरी यहाँ पे हमने साइन इन पे क्लिक किया। ओके, देन आपने अपनी ईमेल, सॉरी, अगर आपका पहले साइन इन नहीं किया हुआ तो आप गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर साइन इन किया हुआ है तो आपको जस्ट अपना आईडी पासवर्ड लिखना है, राइट।
रायान सबको नजर आ रहा है? स्क्रीन पे खुल गया, राइट? जो जो साथ साथ कंप्यूटर खोल के कर रहे हैं वो काइंडली फॉलो करते जाएं ताकि थोड़ा आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चले, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू रिव्यू पे जाएंगे। देन आप अपना टॉपिक लिखेंगे, जैसे विटामिन सी इन सेप्सिस। उसके बाद आपका क्या है, रिव्यू टाइप सिस्टमेटिक रिव्यू आप कर रहे हैं। एंड देन रिव्यू डोमेन में यू कैन राइट नॉट एप्लीकेबल, इतना जरूरी नहीं है, राइट? फिर उसके बाद हम सिलेक्ट फाइल करेंगे। जो हमने डाउनलोड्स में हमारा पबमेड के आर्टिकल सेव किए थे ना, यहाँ से सेव वाले ऑप्शन में जाके हमने जो किया था वो यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके आप डाउनलोड से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये वही फाइल मैंने यहाँ पे बस सिलेक्ट फाइल करके ओपन करना है एंड देन यू विल क्लिक कंटिन्यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर हमारे पास एंड नोट की पेड का एक्सेस है तो फिर भी हम लोग बेटर है कि रयान के साथ ही स्टिक करें, या फिर अगर हमारे पास है पेड का एक्सेस तो वही ठीक है? अच्छा, डिपेंड करता है आपका जो मेंटोर है वो स्क्रीनिंग किस पे करवा रहा है। अब कुछ मेंटोर्स एंड नोट पे करवाते हैं तो उन्होंने सारे आर्टिकल्स आपको एंड नोट पे डाल के दिए और फिर कहा कि आप स्क्रीनिंग करो। कुछ जो मेंटोर्स होते हैं वो रायान पे करवाते हैं तो वो आपको आर्टिकल्स ही रायान पे डाल के देंगे तो आप ऑटोमेटिकली रायान यूज करोगे। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैंने ज्यादा यूजर फ्रेंडली लोगों को रायान लगता है तो इसीलिए मैं वही सिखा रही हूँ जो कि इजी और गूगल पे इजीली अवेलेबल है, राइट? एंड नोट में थोड़ा ट्रिकी होता है तो इसीलिए मैं ट्रिक मुश्किल की तरफ नहीं जा रही। ओके, अच्छा, इस इनवाइट मेंबर्स को हम स्किप करें क्योंकि फिलहाल तो मैं अकेली स्क्रीनिंग कर रही हूँ। आपने किसी और को ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पे ईमेल लिखेंगे जिसने आपके साथ स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि हमने स्क्रीनिंग में कितने आर्टिकल्स देखे थे, 800 प्लस आर्टिकल्स है ना। तो इट्स इजी के 2-3 लोग एक साथ करें तो हर बंदा 300 आर्टिकल्स अपने आपस में डिवाइड कर लेगा और 300 को स्क्रीनिंग करेगा, राइट? अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ओके, तो ये मेरे पास स्क्रीन ऐसे आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है कि आप जाएंगे यहाँ पे तो जैसे देखें डुप्लीकेट 0 है। वैसे क्या होता है कि पबमेड क्योंकि जब आर्टिकल्स बताते हैं तो कुछ आर्टिकल्स सिमिलर भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 6 आर्टिकल्स टोटल डुप्लीकेट से, मतलब आर्टिकल्स कहेंगे कि 6 आर्टिकल्स रयान को लग रहा है एक जैसे हैं। तो आप यहाँ पे डिटेक्ट डुप्लीकेट्स में क्लिक करेंगे और एक साइड पे आपके पास मतलब वो सिमिलर आर्टिकल्स खुले हुए आ जाएंगे। आप उसको थोड़ा रीड करेंगे, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है तो आप एक को रखेंगे और एक को कैंसिल कर देंगे। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास फिलहाल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे आप लोग गूगल और हम इंटरनेट के जमाना है तो हम सब सीख जाते हैं, तो ये बेसिक कमांड्स होंगे, आप सीख जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। चलें, अब हम स्क्रीनिंग पे आते हैं। एम आई नॉट ऑडिबल? चलें चलें, सही है। ओके, स्क्रीनिंग पे आते हैं। चलें, अब हमने अनडिसाइडेड आर्टिकल्स हमारे पास आ गए 887। अब हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मैं उस आर्टिकल को इंक्लूड करूंगी अपनी फाइनल स्टडी में, या मैं उस आर्टिकल को अपनी फाइनल स्टडी से एक्सक्लूड करूंगी, या अपनी स्टडी को मे बी में डालूंगी। मे बी में मैं जिन आर्टिकल्स को डालूंगी मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सक्लूड के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं या इंक्लूड के क्राइटेरिया पे, तो उन मे बी वालों को मैं क्या करूंगी, उनको बाद में सेकेंडरी स्क्रीनिंग में रीड करूंगी पूरा। जैसे मैंने आपको कहा था ना, प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है और सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अभी आप क्या करेंगे, प्राइमरी स्क्रीनिंग, उसके बाद मे बी में जिन आर्टिकल्स को आपने ऐड किया उनको आप पूरा रीड करेंगे सेकेंडरी स्क्रीनिंग के तौर पे। ना फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है सेप्स मेटा एनालिसिस ऑन सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑन विटामिन सी इन सेप्सिस, राइट? तो अब मैंने ये पहला आर्टिकल जो देखा वो क्या है, यहाँ पे अक्सर आप इजी तरीका ये होता है कि जल्दी से पहले पब्लिकेशन टाइप में चले जाए। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि रिव्यू आर्टिकल है। क्या मैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में एक रिव्यू आर्टिकल ऐड कर सकती हूँ? क्विकली मुझे यस और नो बताएं। नो, शाबाश, एक्सीलेंट। तो ऑटोमेटिकली मैं 1 सेकंड में इसको एक्सक्लूड कर दूंगी। और अच्छा क्या तरीका होता है एक्सक्लूड करने का कि आप यहाँ पे एक्सक्लूड विथ रीजन, तो आप लिख लो कि यहाँ पे क्या है, रिव्यू है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे ऐसे एक्सक्लूड कर देते हैं तो मेंटोर को कैसी गारंटी हो कि आपने सही पढ़ा है या नहीं। तो आप क्या करो, साथ में एक लिख लो कि रिव्यू, क्या रीजन है आपने एक्सक्लूड करने का, क्योंकि ये रिव्यू आर्टिकल है, ठीक है?
फिर विटामिन सी शुड बी सप्लीमेंट। अब अगेन मैंने पब्लिकेशन टाइप में देखा, इट्स जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिव्यू। सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूंगी रिव्यू एंड देन उसको एक्सक्लूड कर दूंगी, ठीक है। उसी तरह अब मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये टॉपिक देखा, यहाँ पे पब्लिकेशन टाइप में जर्नल आर्टिकल लिखा हुआ है सिंपल, और मैंने ऊपर इसकी हेडिंग पढ़ी, क्योंकि प्राइमरी स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे, टाइटल पढ़ेंगे, पब्लिकेशन टाइप पढ़ेंगे, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, अगर नीड हुई तो हम एब्स्ट्रैक्ट को भी पढ़ेंगे, राइट। यस यू गाइज यू विल गेट द रिकॉर्डिंग आई थिंक, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुइज़ा, मैं पर्सनली प्रीफर करती हूँ कि हो आप लिख लो, क्योंकि मुझे ताकि एक मेंटोर को एक गारंटी हो कि आपने पढ़ के किया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेंटीज होते हैं वो पढ़ते आर्टिकल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं और पूरी जो होती है वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। मोस्टली ऐड नहीं करते, मैं कहती हूँ, मैं खुद जब भी स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैं रीजन ऐड कर देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। चले, अब मैंने ये टॉपिक पढ़ा, अब मुझे कंफर्म नहीं है, इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव बिफोर आफ्टर स्टडी। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने कोई रिसर्च में पीएचडी की नहीं हुई है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं भी डाल देती हूँ, एंड देन बाद में मैं इसकी फुल रीडिंग कर दूंगी। तो ये मेरा सेकेंडरी स्क्रीनिंग का पार्ट हो गया, राइट। उसी तरह चलें इस टॉपिक पे आते हैं, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ विटामिन सी ऑन, यहाँ पे देखें विटामिन सी यूज हो रही है इंटरवेंशन के तौर पे, बाकी भी इंटरवेंशन मेंशन है, लेकिन मेरा विटामिन सी का क्राइटेरिया फुल हो रहा है, और यहाँ पे सेप्सिस भी है, तो मुझे और ये क्या है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। और मैंने क्या सोचा हुआ है अपने टॉपिक में कि मैं अपने सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में क्या ऐड करूंगी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया अपनी स्क्रीनिंग में। इसी तरीके से आप स्क्रीनिंग करोगे। दूसरी वन मोर थिंग, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लाइंड्स ऑन, तो जब भी स्क्रीनिंग करोगे तो मैं अकेली 800 को स्क्रीन नहीं करूंगी, कोई और भी करेगा, तो हम क्या करते हैं, रन ऑफ ब्लाइंड्स। तो उससे ये होगा, थोड़ा सा ये रिलोड होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो इससे ये होगा कि मैं जिन आर्टिकल्स को एक्सक्लूड या इंक्लूड करूंगी, मेरे साथ जो बंदा स्क्रीनिंग करेगा उसको मेंशन हो जाएगा कि आमना ने इस आर्टिकल को एक्सक्लूड किया है, तो उसको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी। अक्सर हम ये ब्लाइंड्स को ऑफ करना भूल जाते हैं, फिर क्या होता है कि मुश्किल होती है, इसी वजह फिर क्या होता है कि दूसरा जो मेरा मेंबर है जिसने स्क्रीनिंग को, जिसको टास्क मिला है, वो भी बेचारा वही आर्टिकल्स को स्क्रीन करे जिनको मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ब्लाइंड्स को आपने क्या करना है, ऑफ कर देना है। अच्छा, तो यहां तक आप लोगों को स्क्रीनिंग समझ आई? हाँ, हमें ब्लाइंड ऑन रखने हैं कि ऑफ रखने हैं? ब्लाइंड्स को ऑफ रखना है। ओके। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, वेट, टर्न ऑफ, यहाँ पे क्या करना है आपने, टर्न ऑफ ब्लाइंड। अच्छा, और क्या है क्वेश्चन है, या सही, हाजरा यू आर राइट। अच्छा चले, स्क्रीनिंग यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई, आई होप। ब्लाइंड्स को ऑफ रखेंगे ताकि जो भी हमारे साथ स्क्रीनिंग कराए उसको नजर आता रहे। नो मुइज, आपको कोई आर्ट ऐसे मतलब रायान या एंड नोट यूज करना पड़ेगा स्क्रीनिंग के लिए। आप बैठ के 800 आर्टिकल्स को खुद नहीं पढ़ेंगे और फिर आपने किसी को एक्सक्लूड किया इंक्लूड किया आपको पता नहीं चलेगा। चले, अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज प्रोस्पेरो। अच्छा, जिस तरह नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसको पहले रजिस्टर करवाते हैं, उसी तरह जब भी आप कोई सिस्टमेटिक रिव्यू को लिखने का सोचेंगे या पब्लिकेशन का सोचेंगे, तो आप उसको एक प्रोस्पेरो वेबसाइट होती है उस पर उसको सबमिट करेंगे, राइट। उस पर उसको बेसिकली रजिस्टर करेंगे। तो वो हम अब सीखेंगे कि प्रोस्पेरो पे रजिस्टर कैसे होता है। चलें, सबसे गूगल पे आप सर्च करेंगे प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो पे जाएंगे आप, एंड देन यू विल लॉग इन। जिसका अकाउंट बना हुआ है वो लॉग इन करेगा, जिसका नहीं बना हुआ वो ज्वाइन अस टुडे पे जाएगा, और जस्ट आपने अपना टाइटल लिखना है, नाम, और रिसर्च में लास्ट में नेम बहुत जरूरी होता है। अच्छा यार गाइस, आज द क्वेश्चंस इन एंड, क्योंकि गारंटी नहीं है, मेरी नेट बंद हो गई तो हमारा टॉपिक रह जाएगा। ओके,
तो चलें, ये तो बेसिकली जैसे आप फेसबुक वगैरह का अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो आप लोग अच्छे से आता है कि इसी तरह यहाँ पे आप अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नया अकाउंट बनाएंगे, ज्वाइन अस टुडे को क्लिक करके। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉग इन कर रही हूँ, राइट। अब मैंने क्या करना है कि रजिस्टर यूर रिव्यू नाउ, मैंने एक नया टॉपिक सोचा है वो मैं रजिस्टर करूँ, राइट। तो अब रजिस्टर यूर रिव्यू, अब इन टर्म्स कंडीशन जितनी भी हम पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स अबव एंड एग्री टू अबाइड बाय देम, टिक करें एंड कंटिन्यू, ओके। फिर यहाँ से पूछ रहे हैं कि रिव्यू ऑफ ह्यूमन और एनिमल स्टडीज, हम किस पे देख रहे हैं, सेप्सिस एंड विटामिन सी, इंसानों पे हम स्टडी कर रहे हैं। अपना सिस्टमेटिक रिव्यू किस पे करें, इंसानों पे, तो आपने क्या करना है, ह्यूमंस को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद इज दिस रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बीइंग क्रिएटेड बाय स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ कोर्स और मॉड्यूल, तो बेसिकली तो ये मुझे आप लोग को सिखाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, दिस रिकॉर्ड इज नॉट बीइंग क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट, मैं अपनी एक स्टडी सबमिट करी हूँ, ये मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। फिर ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिव्यू आर यू प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू डू अ इंटरवेंशन रिव्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन को इंसानों को देने के लिए डिवाइस यूज हो रही है या कोई भी प्रिवेंटिव मेयर्स हो रही है, उसी से रिलेटेड हमारा रिव्यू है। रजिस्टर योर रिव्यू नाउ, ओके। तो आपके पास ऐसे स्क्रीन खुली हुई आएगी और आपने वन बाय वन, एक सेकेंड, इनफैक्ट ऐसे खुला हुआ आएगा, ठीक है। तो आपने वन बाय वन एक एक पार्ट को कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आपका ये रिव्यू टाइटल है, इस ये क्लिक हो जाएगा, इसमें जाएंगे और आप इसको फिल करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी ही फिल करके रखा है, मैं आप लोग को शो कराती जाऊंगी ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। गिव मी अ मिनट। ओके, रिव्यू टाइटल एंड बेसिक डिटेल्स। तो अब हमने क्या किया, इस पहले को टिक किया और इस पे गए हम रिव्यू टाइटल पे। तो व्हाट इज आवर टाइटल, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन विटामिन सॉरी इन सेप्सिस। तो ये आर यू गाइस विथ मी, आप थोड़ा चैट बॉक्स में बताते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ तक। एम आई ऑडिबल, चलें सही है सही है, थोड़ा आप बताते रहें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ आ रही है यहाँ तक। चलें, तो आपका जो भी रिव्यू टाइटल है और यहाँ पे ना पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि क्या आपका रिव्यू टाइटल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको भी आप रीड कर सकते हैं तो आपको बेटर आइडिया होगा, ठीक है। आपने क्या लिखा, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एस्कॉर्बिक इन सेप्सिस, एस्कॉर्बिक एसिड इन सेप्सिस, आपने किया, मार्क इज कंप्लीट। फिर आप सेकंड में गए, कंडीशन और डोमेन बीइंग स्टडी, यानी आप कौन से बेसिकली कौन सी पॉपुलेशन को आप स्टडी करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, डायबिटीज की पॉपुलेशन को, डायबिटीज मेलाइटस वाली पॉपुलेशन को आप डील करें, या फिर फिजिकल एक्टिविटी लेवल को किसको डील करें, तो वो होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सेप्सिस सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आ गया सेप्सिस, तो आपने सेप्सिस पे क्लिक कर देना है। बेसिकली टैग्स लगाने होते हैं, जैसे हम ट्विटर पे नहीं लिखते हैशटैग लगाते हैं चीजों पे, उसी तरीके से आपने टैग्स लगाने। उसी तरह सेप्सिस के अलावा और क्या क्या टर्म्स आ सकती हैं, बैक्टीरियल सेप्सिस भी सिमिलर टर्म है, ठीक है। तो उस तरीके से आपने अपने टैग्स लगाने। फिर उसके बाद जो भी प्रोस्पेरो में ऑप्शन ऑप्शनल का हो उसको छोड़ दें, टेंशन नहीं लेनी आपने, बस आपने जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स है उनको कंप्लीट करना है और बस, इतना मुश्किल नहीं है ये चीजें, राइट। फिर आपने उसी तरह सेप्टिक शॉक, ये मैंने अपनी तरफ से निकाला, मैंने जस्ट सेप्सिस लिखा तो मेरे पास जो जो ऑप्शंस आ रहे थे, मुझे जो जो अपने टॉपिक से रिलेटेड सही सही लगे, क्लिनिकल सेप्सिस लगा, मैंने क्लिनिकल सेप्सिस लिख लिया, सही है। उस तरीके से इसको हम करेंगे, मार्क इज कंप्लीट। फिर उसी तरह रेशनल फॉर रिव्यू, यानी ब्रीफली डिस्क्राइब करना है मैंने अपने रिव्यू को, मैं क्या करना चाहती हूँ। अब आपको फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं आ रहा, आपको नहीं पता, जस्ट यूज चैट जीपीटी, राइट। चैट जीपीटी आ चुका है, आप ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करें और उसको बताएं कि माय टॉपिक इज विटामिन सी इन सेप्सिस एंड राइट द रेशनल फॉर मी, वो एक सेकंड में आपको और लिख कर दे देगा और बताइएगा कि 250 मैक्सिमम वर्ड लिमिट्स है, तो वो आपको इजीली बता देगा। या अगर आपको अपने सिस्टमेटिक रिव्यू के बारे में अच्छी नॉलेज ऑलरेडी पता है तो आप क्या लिखेंगे, सेप्सिस क्या है, रीजन है मोर्टेलिटी का, क्रिटिकली जो आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं उनकी डेथ होती है इसकी वजह से, इसीलिए हम ये सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटालिसिस कर रहे हैं ताकि हमें कोई पता चले कि विटामिन सी क्या उन पेशेंट्स में फायदेमंद है या नहीं है। तो रेशनल का क्या मकसद होता है,
मकसद बताना कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, राइट। रेशनल का क्या मतलब हुआ, आप मकसद बता रहे हैं अपनी स्टडी का। चले, मार्केस कंप्लीट किया इसको। उसके बाद हम रिव्यू ऑब्जेक्टिव पे गए। रिव्यू ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन बनाना होता है कि हमारे जो स्टडी रिव्यू है उसका मकसद क्या है, हमारा क्या मकसद है। या अगर स्टिल आपको ये समझ नहीं आ रहा, यू विल आस्क द चैट जीपीटी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। या लिखेंगे डज विटामिन सी थेरेपी मोर्टेलिटी, यानी जो डेथ होती है सेप्सिस के पेशेंट में, उनसे बचाती है या नहीं। बस आपने लिखना है, आपको जो भी आपका टॉपिक हो उसके बारे में उसको बस क्वेश्चन में लिखना है, क्या ये इंटरवेंशन ये इस बीमारी को ठीक करने में काम आती है या नहीं। इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद आपने कीवर्ड्स, अगेन मैंने मेरे जो भी टॉपिक है उसके जो कीवर्ड्स हैं, मैंने सेप्सिस सर्च किया, कीवर्ड्स आ गए। उसी तरह फिर मैंने एस्कॉर्बिक एसिड सर्च किया, मेरा सेप्सिस है कीवर्ड, मतलब कोई भी अगर सेप्सिस सर्च करेगा तो उसको मेरा आर्टिकल नजर आ जाना चाहिए, इसका मकसद ये है, ठीक है। उसके बाद मार्क इज कंप्लीट। अब कंट्री, आप कौन सी कंट्री में ये स्टडी कर रहे हो, तो आप पाकिस्तान में अगर अपना सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं तो आप कंट्री पाकिस्तान लिखेंगे। फिर हम सेकंड पे आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि मैं कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट कर रही हूँ। फिर हमारे यहाँ पे होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। प्रोस्पेरो वैसे कब हम बनाते हैं, जब आपकी स्टडीज स्क्रीनिंग पद आपकी डिसाइड हो जाए ना कि ये स्टडीज है मैं अपनी स्क्रीनिंग में ऐड करूंगी, उसके बाद आप अपना प्रोस्पेरो पे रजिस्टर किया करें, ठीक है। ये तो सिखाने के लिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अभी आपने प्रोस्पेरो पे कैसे इसको रजिस्टर करना है अपने सिस्टमेटिक रिव्यू को, लेकिन वैसे कब करना होता है, जब आप अपनी स्टडीज डिसाइड कर लें। जब आप स्टडीज डिसाइड कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं सेप्सिस की पॉपुलेशन जो है वो जस्ट एडल्ट्स को टारगेट करी हूँ, क्योंकि मतलब जो नियोनेट्स होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनके सेप्सिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मेरे इंक्लूजन, मैंने स्टडीज जो ली हैं उनमें क्या है, सारे वो सेप्सिस की पॉपुलेशन है जो अडल्ट हैं, यानी जो बड़े हैं, तो वो मैं इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिखूंगी। उस तरह एक्सक्लूजन में मैंने लिखा वो पॉपुलेशन जो सेप्सिस की जो 18 की उम्र से कम है उनको मैं ऐड नहीं करी अपनी स्टडी में, और जो एल्डरली है यानी 70 साल की उम्र से ज्यादा है उनको भी मैं ऐड नहीं करी। अगेन इसको मार्क्स कंप्लीट करेंगे। फिर मैंने इंटरवेंशन के बारे में क्या, इंटरवेंशन हमारी थी विटामिन सी, तो अगेन मैंने उसके टैग्स ऐड किए, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, या मैंने अपने कुछ भी नहीं लिखे, मैंने जस्ट विटामिन सी सर्च किया तो मुझे नीचे ही सजेशंस में आ गए, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड मैंने जब सर्च किया, आई मीन टू से, सॉरी, तो यहाँ पे आ गए ना फेरस सल्फेट वगैरह, तो जितने मुझे अपने टॉपिक से रेलेवेंट टैग्स लगे वो मैंने लगा लिए। दिस इज ऑप्शनल फील्ड, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है तो नो नीड टू राइट इट। अच्छा, अब हम कंपैरिजन, अच्छा हमने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि मेरी स्टडी में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, तो इसमें कोई कंपैरिजन, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। अगर दिस रिव्यू कंटेन कंपैरिजन तो आप थोड़ा सा मेंशन कर दे कि आपका कंपैरिजन ग्रुप कैसा है, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था कि स्टडी जो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है कि हम काफी सारी स्टडीज को लेते हैं और एक सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस लिखते हैं। ये कल आप लोगों की आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारी मर्जी है कि हम कौन सी टाइप ऑफ स्टडीज लेना चाहते हैं। एक होते हैं हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, एक होते हैं हमारे पास नॉन रेंडमाइज स्टडीज जिनमें रेंडमाइजेशन नहीं होती। अगर आप लोगों ने रिसर्च के बारे में या कम्युनिटी मेडिसिन ये थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में कि एक होती है हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। अगर मैं अपनी स्टडी में सिर्फ उन स्टडीज को ले रही हूँ जो है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, तो वो मैं यहाँ पे उसको टिक कर दूंगी, राइट, एंड देन आई विल मार्क इट एज कंप्लीट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि मैं कौन सी पॉपुलेशन को ट्रीट कर रही हूँ, राइट। तो मेरी जो पेशेंट्स हैं वो जो घर में सेप्सिस के नहीं, मैं उनको ट्रीट कर रही हूँ जो हॉस्पिटल में सेप्सिस के आते हैं ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो मेरी
कौन से हुए? स्टडीज इन द हॉस्पिटल एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट या आईसीयू, जिसकी फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट्स। तो मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगी कि मेरी जो स्टडी की पॉपुलेशन है वो कहाँ की है। अगर कोई स्टूडेंट्स पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहा है तो वो अपना कॉन्टेक्स्ट क्या देगा? यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, राइट? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पे सिमिलर क्रॉसपेरो के दौरान ही क्या होता है कि आपने अगर यहाँ पे सर्च किया तो अच्छा, जहाँ पे पीछे क्या था कि सिमिलर रिव्यूज, आपको प्रोस्पेरो बताएगा कि आपकी स्टडी से रिलेटेड सिमिलर आर्टिकल जो आप टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है इससे रिलेटेड हैं या नहीं है। तो मैंने जब इसको कहा तो इसने मुझे बता दिया कि और मैंने यहाँ पे इसको कहा कि शो सिमिलर रिकॉर्ड्स, तो मुझे प्रोस्पेरो बता रहा है कि हाइड्रो ये आपसे आपके टॉपिक से सिमिलर 7 सितंबर 2020 को पब्लिकेशन हुई है। उसी तरह 2023 में भी पब्लिकेशन हुई है। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि मैं इस पे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि मैंने चेक किया कि हमारे जैसे आर्टिकल जैसा सॉरी सिस्टमेटिक रिव्यू कोई भी पब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे टाइमलाइन ऑफ रिव्यू कि जो आज की डेट होगी वो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट में मेंशन करेंगे और एंड डेट आपने हमेशा 1 मंथ प्लस की लगानी होती है। लाइक 18 जुलाई है आज, तो मैं 18 अगस्त प्लस फ्यू डेज लगा सकती हूँ। अगर आप बिफोर 1 मंथ लगाएंगे तो वो प्रोस्पेरो कहेगा ये तो मतलब एक सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस करने में मिनिमम 1 मंथ लगना चाहिए ना। तो अगर आपका 1 मंथ नहीं लग रहा तो मीन्स कि आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली नहीं करें। तो बेटर क्या होता है कि आप 1 मंथ प्लस फ्यू डेज की डेट चूज करें। तो मैंने चूज किया 22 अगस्त, राइट? आर यू गाइस गेटिंग? ओके ओके, चैट लॉक किया, चले सही है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फुल प्रोटोकॉल। तो अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो हमने और बेटर ये होता है कि आप यही चूज कर लें कि अभी मैंने प्रोटोकॉल नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया कि एग्जैक्ट मैं कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स करूंगी सिस्टमेटिक रिव्यू को, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो आप इसको इजीली टिक कर लिया करें, आई हैव नॉट मेड द रिटन द प्रोटोकॉल। अच्छा, उसके बाद हमारा है सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आप अनपब्लिश्ड स्टडीज को भी सर्च करेंगे? तो हम ये तो कर ही नहीं सकते, पबमेड पे वही स्टडीज होती हैं जो सर्च पब्लिश्ड होती हैं और हम उन्हीं को ही लेके करेंगे। तो हम हमेशा मोस्टली ये होता है कि वी विल सर्च फॉर पब्लिश्ड स्टडीज, तो उसको टिक करेंगे, राइट? फिर हम मेन यहाँ पे है कि आप कौन कौन सी डेटाबेस, किसी ने आप में से सवाल पूछा था कि हम पबमेड ही यूज कर सकते हैं, तो देखें पबमेड है, उसी तरह काफी है। गूगल स्कॉलर बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन वो अच्छी जगह नहीं है, उस पर सही आर्टिकल्स होते नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप पबमेड सर्च करें। दूसरा एमबेस पेड है तो इसीलिए वो भी हम फॉर एग्जाम्पल स्किप कर देते हैं। हमने क्या किया, जस्ट पबमेड को यूज किया है अपने स्टडीज को सर्च करने के लिए, क्योंकि इन सब बाकी सब डेटाबेस में जो भी आर्टिकल्स हैं वो मोस्टली पबमेड पे मिल ही जाते हैं, तो इसीलिए बेस्ट जो सर्च की जगह होती है वो पबमेड ही है। ओके ओके, वेट अ मिनट, सॉरी। चले हम अब हैं सर्च लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो अब प्रीफर ये होता है कि हम लोग इंग्लिश की स्टडीज को, मर्जी आप लोग की, बट मैंने तो आज तक इंग्लिश में ही पब्लिकेशन की क्योंकि वही जबान समझ आती है। तो अब स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो हम, मैंने लिखा कि द रिव्यू विल ओनली इंक्लूड स्टडीज पब्लिश्ड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, और मैंने वो बताई कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, राइट? अच्छा, डेटा रेस्ट्रिक्शंस तो हमने कोई नहीं लगाई, हमने अपनी सर्च स्ट्रेटेजी लगाई और उसमें सर्च किया और हमने कहा कि जितनी भी हैं सब आ जाएं, तो हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जैसे कोई पूछ रहा था कि ईयर की रेस्ट्रिक्शन, इट्स बेटर कि आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाओ, ना किसी लोकेशन की ताकि सारे ना किसी ईयर की ताकि सारे आर्टिकल्स आपके पास आ जाए। फिर आपने जो अपनी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से स्टडी नहीं है वो आप स्क्रीनिंग के दौरान उसको एक्सक्लूड या इंक्लूड कर दोगे। सर्च स्ट्रेटेजी को कभी भी रेस्ट्रिक्ट ना किया करें। ओके अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं अदर मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टडीज। तो इसमें आपकी मर्जी, आप सबको टिक कर दें, कोई मसला नहीं है, या फिर यू कैन ओनली टिक दिस वन ऑप्शन, यानी आप सर्च फॉर जो ट्रायल्स हैं उनकी सर्च करेंगे। उसी तरह
आप किसी एक्सपर्ट यानी अपने मेंटोर से कांटेक्ट करेंगे जो आपको फर्दर हेल्प करे। तो इसीलिए इसमें कोई मसला नहीं है, यू कैन सिलेक्ट ऑल द ऑप्शंस, या कोई स्पेसिफिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारा क्या है, और एक तो ये ऑप्शनल वाला हमारे पास फीचर है तो जरूरत नहीं आप मेंशन करें, और दूसरा क्या करें, कोशिश करें जितने ज्यादा टिक्स लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि बाद में यू नेवर नो ना कि आप अभी स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं है किस तरीके से आप अपनी फर्दर चीजों को रेक्टिफाई करेंगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप सारे टिक्स सबको टिक कर दें। चले आगे बढ़ते हैं। लिंक टू सर्च स्ट्रेटेजी। तो अभी हमने इनको कहा कि हमारी सर्च स्ट्रेटेजी नहीं बनी हुई, अगर बनी हुई है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में वो सबमिट कर सकते हैं, राइट, मर्जी है आप लोगों की। सिलेक्शन प्रोसेस, तो अब सिलेक्शन यानी स्क्रीनिंग का मेथड पूछ रहे हैं। तो स्क्रीनिंग बेहतर वो होती है जिसमें क्या होता है, एक बंदा स्क्रीन करे फिर दूसरा उसको रिव्यू करे, मतलब जैसे होता है ना मेंटी करेगा और स्क्रीनिंग, फिर मेंटोर एक बार उसको रीचेक करेगा। तो मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, स्टडीज स्क्रीन बाय 1 पर्सन एंड चेक बाय एटलीस्ट 1 अदर पर्सन। तो ये वाली सबसे अच्छी स्क्रीनिंग होती है, तो मैंने वो ऑप्शन टिक कर दिया। फिर ये ऑप्शन रेलिवेंट ऑप्शनल है तो मैं इसको मार के रीड करके कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डेटा कलेक्शन प्रोसेस। अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम पब्लिकेशंस और रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हम क्या करें, डेटा एक्सट्रैक्ट स्क्रीनिंग के बाद जब आप अपने आर्टिकल सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो जो आपकी स्टडी में इंक्लूडेड होंगे, उसके बाद आप कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आई थिंक कल, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन भी यही प्रीफर्ड मेथड होता है कि एक एक्सट्रैक्शन करे एक स्टूडेंट, और फिर दूसरा जो है वो क्या करे, उसकी मेंटोर जो है वो उसको रीचेक कर ले। तो मैंने इसीलिए यही ऑप्शन यहाँ पे भी टिक किया है। विल स्टडी ऑथर्स बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर मोस्टली नो भी होता है, मर्जी है, आप नो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यस को भी, इट्स योर विल, कि मतलब जो पब्लिक स्टडी है उसके ऑथर को आप कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज है इसके बारे में ईमेल कर सकते हैं आप ऑथर को, तो आपकी मर्जी है, आप यस को टिक करें बेटर है, नो को करें आपकी मर्जी है। ओके, उसके बाद मार्क्स कम, देन स्टडी रिस्क ऑफ बायस क्वालिटी असेसमेंट। जो क्वालिटी असेसमेंट होता है ये भी आगे का स्टेप होता है, एक्सट्रैक्शन के बाद किया जाता है। तो विल रिस्क ऑफ बायस बी असेस्ड, ऑफ कोर्स सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस का मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि आप बायस असेस करें। ये कैसे होगा, आपने परेशानी होना, ये आपका नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर होगा। फिर टूल्स होते हैं हमारे पास बायस की असेसमेंट के लिए। अगर आपकी स्टडी में इंक्लूडेड RCTs हैं तो आप रोब के जरिए, क्या है ये, एक टूल है जो आप सीखेंगे, उसकी मदद से आप बायस को असेस करेंगे। उसी तरह अगर आपकी स्टडी में कोहार्ट स्टडीज हैं तो आप उसमें न्यू कैसल ओटवा, ये भी एक टूल है, उसके जरिए आप बायस को असेस करेंगे। ये आप लोग को लफ नहीं समझ आ रहा है, डोंट वेरी, आप लोगों की क्लास होगी, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन पूछ रहे हैं कितने लोग रिस्क ऑफ बायस को असेस करेंगे, तो इट विल बी असेस्ड बाय 1 पर्सन एंड चेक बाय अनदर पर्सन। अच्छा, फिर पूछ रहे हैं कि आप क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टडी इन्वेस्टिगेशन यानी ऑथर से लेंगे, तो आपकी मर्जी, आप यस को क्लिक करें, नो को क्लिक करें, डजेंट मैटर। अच्छा जी, फिर है विल रिस्क ऑफ बायस ड्यू टू मिसिंग रिजल्ट्स विल बी असेस्ड। तो वो भी जिन रिजल्ट्स के मेंशन नहीं है हम उसको मेंशन करते हैं बायस में कि ये इनके बायस, ये रिजल्ट्स मिसिंग है, तो वो भी असेस होता है, एक पार्ट होता है। अच्छी बातें करना, तो हम इसलिए यस करेंगे। ये आप जब बायसनेस सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसी तरह रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट के अलावा एक होती है सर्टेनिटी असेसमेंट, जो होती है ग्रेड के जरिए, ग्रेडिंग ऑफ रिकमेंडेशन असेसमेंट डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएशन। अगेन ये भी एक टूल है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग्स को असेस करते हैं। तो ये भी अब आप आगे सीखेंगे, तो हम फिलहाल हर चीज को लिखेंगे जो हम आगे स्टेप करेंगे, तो बस आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। अच्छा, आउटकम में क्या है, मेन आउटकम्स जो आप देखें, अब मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया स्टडी, मुझे नहीं पता मैं क्या आउटकम्स को सर्च करूं, तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, दिस इज माय टॉपिक, व्हाट आर द प्रोबेबल मोस्ट कॉमन आउटकम जो मैं एसेस कर सकती हूँ। या आपने फॉर एग्जांपल जो 4 RCTs ली हैं अपनी स्टडी में इंक्लूड करने के लिए, उसमें से एक RCT खोली और उसके आउटकम्स पढ़ लिए, और उन आउटकम्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये मेरे मेन आउटकम्स है, मैं उनको स्टडी करूंगी। सेप्सिस में मोर्टेलिटी होता है, और दूसरा वेंटिलेटर जो होता है उसके बगैर कितने दिनों तक वो सरवाइव किया पेशेंट, तो ये सब इसमें एसेस होगा। तो वो आप जब RCTs के
जब आप स्क्रीनिंग करके अपनी स्टडी सिलेक्ट कर देंगे ना, तब आप इजीली आपको मेन आउटकम पता चल जाएंगे। अच्छा, मेन आउटकम, एडिशनल आउटकम जो ऑप्शनल था तो मैंने इसको फिल नहीं किया। ओके, स्ट्रेटेजी ऑफ डेटा सिंथेसिस, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में हम क्या होता है, फॉर्मल सिंथेसिस ब्लेंड, मतलब आप प्रॉपर एक रेवमेन के जरिए डेटा सिंथेसिस करेंगे। और फिर क्या होता है, हमारे पास आउटकम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायकोटोमस आउटकम्स, दूसरे होते हैं मीन डिफरेंस कंटिन्यूअस आउटकम्स, कंटिन्यूअस आउटकम्स एंड डायकोटोमस आउटकम्स। ये जब आप डेटा एक्सट्रैक्शन सीखेंगे आपको समझ आ जाएगा। डायकोटोमस आउटकम्स मीन्स कि ये आउटकम मिला या ना मिला, मतलब डेथ हुई या नहीं हुई, मोर्टेलिटी क्या हुआ, एक डायकोटोमस आउटकम हुआ, यानी उसमें डेथ हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम रिस्क रेशियो यूज करते हैं। और जो कंटिन्यूअस आउटकम्स होते हैं उनमें हम मीन डिफरेंस यूज करते हैं, राइट। ये हम एनालिसिस में सीखेंगे, ये भी आपकी अपकमिंग क्लास है। ये आपको अगेन अगर समझ ना आए तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, सो यू गाइस डोंट हैव टू वरी। और एक बार आप एनालिसिस सीख जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आउटकम को कैसे असेस करते हैं। अच्छा, करंट रिव्यू स्टेज, हम सब में नॉट स्टार्टेड करना है क्योंकि हम बिल्कुल अर्ली स्टार्टिंग में है। और करंट रिव्यू स्टेटस में हमने क्या किया, द रिव्यू इज प्लान्ड और ऑनगोइंग, अब ना कंप्लीट हुआ है ना डिसकंटिन्यू है, स्टार्टिंग में तो हम वो ऑप्शन टिक करेंगे। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि आप अपना रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करेंगे या नहीं। ऑफ कोर्स हम सबका एट द एंड रिसर्च में मकसद ये होता है कि हमने पब्लिश करनी है अपनी स्टडी, तो वी प्लान टू पब्लिश द रिजल्ट्स। बाकी सब ऑप्शनल हैं तो मैं उनको फिल नहीं करेंगी। ओके, रिव्यू एफिलिएशन फंडिंग एंड पीयर रिव्यू। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी टीम मेंबर्स को ऐड करते जाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो तीन आप लोगों को दिखाने के लिए किए हुए हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड द टीम मेंबर, सॉरी, यहाँ पे मैंने जैसे ऐड द टीम मेंबर किया, ये रेड वाला आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे पेन का जो निशान है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यानी आई एम वांट टू एडिट दिस। तो मैंने फॉर एग्जांपल वो जो स्टेटस है, जो मेरा टीम मेंबर है वो डॉक्टर है, राइट, उसका नाम है फॉर एग्जांपल मुइजा, फिर लास्ट नेम है खान। हाँ, रिसर्च में जो लास्ट नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको उसी नाम से ही आपकी पब्लिकेशंस होती हैं। ओके, फिर आपकी जो भी XYZ ईमेल है @gmail.com, सही ईमेल लिखनी होती है बिकॉज इसी पे ही आपकी फिर बाद में आएगी, ईमेल्स आएंगी जर्नल की तरफ से। ओके, पब्लिकेशन आपकी कंट्री क्या है, इस मतलब जो मेंबर है उसकी कंट्री लिखनी होती है। उसी तरह आपका इंस्टीट्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल XYZ हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा यू हैव टू टिक द नो ऑप्शन, कि आपके और आपके जो मेंबर्स हैं रिसर्च के उनमें जो आपके साथ मेंबर्स हैं उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद टीम रोल, द पर्सन इज पार्ट ऑफ द टीम कोर एंड शुड अपीयर इन टीम लिस्ट एंड साइटेशन, मतलब जब भी आपकी पब्लिकेशन हो जाती है उसमें होता है ना ये ऑथर्स की लिस्ट है, तो आप यही चाहेंगे कि आपका जो टीम मेंबर है उसकी पब्लिकेशन मेंशन हो उसका टीम लिस्ट में नाम, तो ये टीम रोल यहाँ पे इसलिए लिखा है। चेक एंड क्लोज, अच्छा ये चेक एंड क्लोज 100% मार्क इन कंप्लीट का ऑप्शन तब आएगा जब ये सारे ब्लू हो, अगर ये रेड है तो मतलब आपने कुछ सही फिल नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आपने उसको सही से फिल करना है। अच्छा, रिव्यू, ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये जो क्योंकि मैं प्रोस्पेरो पे सबमिट करी हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर नाम आ गया, अगर जो कोई और इस प्रोस्पेरो पे अपना सिस्टमेटिक रिव्यू सबमिट करेगा तो उसका नाम आ जाएगा और जरूरत नहीं है चेंज करने की। ओके, रिव्यू एफिलिएशन, अगर किसी आप यूनिवर्सिटी से एसोसिएट होके किसी इदारे से एसोसिएट होके पब्लिकेशन करें तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, या नन लिखते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। मोस्टली तो हम क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट मिलके हम पब्लिकेशंस करते हैं तो अब अक्सर तौर पे नन ही लिखते हैं। फंडिंग, क्योंकि सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस में हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता जो हमें दे, तो हम यहाँ पे नो फंडिंग को टिक करेंगे। पाकिस्तान में वैसे भी फंडिंग मिलना इज वेरी टफ। अच्छा, यहाँ पे पीयर रिव्यू, क्या आप फिलहाल तो मैं इसको पीयर रिव्यू पे टिक नहीं कर रही,
राइट, कि हम इसको पीयर रिव्यू फिलहाल नहीं करें, लेकिन जब आप करेंगे तो फिलहाल प्रोस्पेरो, क्योंकि हमारे ये स्टार्टिंग स्टेज में, तो बेटर है आप नॉट पीयर रिव्यूड सिलेक्ट करें, या बल्कि हमेशा ही नॉट पीयर रिव्यूड सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे कौन से जर्नल में पब्लिकेशंस होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक जर्नल में अपनी स्टडी पब्लिश की पीयर रिव्यू के लिए। पब्लिश के लिए जब हम स्टडी भेजते हैं तो वो रिव्यू करते हैं उस स्टडी को, इसको कहते हैं पीयर रिव्यू, राइट। इट्स जस्ट इंग्लिश टर्म। तो अगर उसने रिजेक्ट की, फिर किसी और ने कहीं और किसी और जर्नल में आपने सबमिट किया, तो इसीलिए बेटर है कि आप कंफर्म तो पता नहीं होता कि कौन सा जर्नल हमारा आर्टिकल को पब्लिश करेगा, तो नॉट पीयर रिव्यूड सिलेक्ट किया करें। अच्छा, ये सारे ऑप्शन हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शनल, ऑप्शनल तो हम खाली छोड़ रहे हैं इसको। अच्छा, अगेन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, बेटर है हमेशा नो को सिलेक्ट करें, क्योंकि होते भी नहीं है और इसी को हमेशा नो ही सिलेक्ट किया जाता है इसमें, राइट। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, अगेन ये पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन सी मेश टर्म्स आपने यूज की हैं, तो आपने अपनी सर्च स्ट्रेटेजी में एस्कॉर्बिक एसिड और सेप्सिस और किस पे स्टडी है, ह्यूमन है, पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमने ये सारे थोड़े से वर्ड्स ऐड किए एंड देन मार्क इज कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा प्रोस्पेरो पे सबमिशन अभी सबमिट नहीं हुआ, मैं फिलहाल दिखा रही हूँ। मैं वैसे सबमिट करूँ भी नहीं क्योंकि ऐसी कोई स्टडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए, राइट। तो ये हमने जो पूरा प्रोस्पेरो का सबमिट किया, ये क्लोज रिव्यू। तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोस्पेरो पे, अभी मैं इसको सबमिट ऑफ कोर्स नहीं करी, लेकिन मैंने दिखा दिया कि कैसे करना होता है। जैसे ये किसी ने अभी ओजेम्पिक की बात की थी और सीमाग्लूटाइड, इस पे हमने स्टडी की थी, सॉरी। ये सारे ऐसे मैंने सिखाने के लिए यूज किए हैं। ओके, सो हाजरा आप काइंडली चैट बॉक्स ओपन करें कि समझ में पूछूं कि सबको समझ आया प्रोस्पेरो के बारे में या नहीं। यस मैम, चैट बॉक्स इज ओपन। अच्छा, आप लोग को प्रोस्पेरो समझ आ गया कैसे सबमिट करने, और अगर कुछ समझ ना आए जस्ट यूज चैट जीपीटी। मैं भी अक्सर चैट जीपीटी यूज करती थी शुरू में, तो यू गाइस डोंट हैव टू वरी। अब मैं इसको सबमिट तो नहीं करी, लेकिन वेट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यार ईमेल आ जाएगी मुझे फिर असल में। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, तो मैं उसका ग्रुप पे अलोंग विद पाइको टेबल भी मैंने आपको भेजनी है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी कैसे मैम सबमिट होगा। ये बहुत इजी है, जस्ट लाइक अ गूगल फॉर्म, तो ये लोग कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कंप्लीट करने की इसको ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें लिखी हुई सारे ऑप्शंस तो अंडरस्टूडेबल है। या बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, और जो आपको कहीं पे भी समझ ना आए जस्ट यूज चैट जीपीटी, इतना मुश्किल नहीं। चले आप लोग सवाल पूछो, और मगरिब की नमाज का भी टाइम जा रहा है, तो या आज तक क्वेश्चंस जो आप लोग को समझ नहीं आए। हमारे पास टाइम शॉर्ट आज है, तो काइंडली आप लोग अनम्यूट करके क्लियर कर लें, ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके ना। चैट में पढ़ना फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग का हो जाएगा। मिस आमना, अच्छा, एक किसी ने दफ़ा दोबारा से मुझे ये एंट्री टर्म को किस तरह सिलेक्ट करना है वो प्लीज समझा दें। अच्छा, आपको ये समझ आ गया था कि मेश डेटाबेस कैसे। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है, मैं जल्दी से सिखा देती हूँ। मैम एक दफ़ा दोबारा मैश जैसे आपने स्टार्ट किया था ना, वो स्टार्ट वाला जो स्टेप है वो करके दिखा दें। जी जी जी, देखिए मैम अभी आप मेरा लोगों को मेरा ख्याल है कि गूगल हम फॉर्म इनको लिंक दिखाऊं। शेयर कर दें। आप मुझे जो है ना लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, तो इन लोगों के लिए इजी हो जाएगा ये। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा रिकॉर्डिंग, बेहतर है। मैम ये जो रिकॉर्डिंग आप ये लिंक्स यूज़ कर रही हैं ना, मैशरम की और दूसरी लिंक्स जो भी आप यूज़ करिए, वो एक वर्ड फोल्डर में डाल के उसको मैं इन लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सही है। नहीं अच्छा, मैं एक और बात दोबारा से 2 सेकंड के अंदर आप लोगों को मेश डेटाबेस खोलना सिखा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अब आंखें खोल के देखें देखें। आई विल सर्च मेश डेटाबेस ऑन गूगल, राइट। मैंने मैंने होम मेश पे सिलेक्ट किया,
ऑटोमेटिकली मेरे पास ऐसे मेश, उसके सामने एक सर्च का ए आ गया, जैसे गूगल सर्च होती है ना, उसी तरह हमने मेश में सर्च करना होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेप्सिस और मैंने यहाँ पे सर्च पे दबाया। फिर जो मेरा टॉप पे, मोस्टली जो टॉप पे लफ्ज होता है वही सिलेक्ट करना, राइट। यहाँ पे ये जो आपका बॉक्स है ना, पबमेड सर्च फिल्टर, ये खाली होगा जब आप सर्च करेंगे। ऐसे मैंने आप लोगों को पहले सर्च करके दिखाया था तो मेरा आ गया था, उसको आपने मिटा देना है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, मैंने यहाँ पे मेरा सेप्सिस खुल गया, राइट। यहाँ पे मैं एड टू सर्च बिल्डर पे जाऊंगी तो मेरा सेप्सिस मेश आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके अपनी पाइको टेबल में पबमेड मेश टर्म के सामने लिख दूंगी, राइट। फिर दूसरा मेरे सर्च का क्या पार्ट होगा, वो होगी एंट्री टर्म्स। मैं यहाँ से एंट्री टर्म्स लूंगी। मेरे एंट्री टर्म्स कहाँ से आएंगे, आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको एंट्री टर्म्स मिल जाएंगी। और इनको कॉपी करके आपने अपनी कहाँ पे पेस्ट करना है, पाइको टेबल में पेस्ट कर देना है। लेट मी शो यू गाइस। अच्छा, ये देखें, ये मैंने सबसे मेश को कॉपी किया और एंट्री टर्म्स को भी यहाँ पे कॉपी कर दिया। आई समझ अब आप लोगों को? यस मैम, थैंक यू सो मच। चलें, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ब्लाइंड्स ऑफ का ऊपर जो आप जब रायान खोलेंगे ना, उसमें ऑप्शन आ जाएगा अफशा। एक सेकेंड, मैं वो भी दिखा देती हूँ क्योंकि इट्स बेटर कि आप लोगों को भी सब समझ आ जाए। सॉरी, एक सेकेंड। रायान में आपका नॉर्मली इस तरीके से ये ब्लाइंड्स ऑन नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब ब्लाइंड्स अभी ऑन है, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्लिक करके टर्न ऑफ ब्लाइंड कर देना है कि आपका एट द एंड क्या नजर आए, ब्लाइंड्स ऑफ वाला ऑप्शन खुला हुआ नजर आए। क्या नजर आना चाहिए, ब्लाइंड्स ऑफ होने चाहिए। ब्लाइंड्स क्या होने चाहिए, ऑफ होने चाहिए, ताकि हर मेंबर को एक दूसरे की स्क्रीनिंग नजर आए। ताकि मैं जिन आर्टिकल्स को स्क्रीन कर लूं, मेरा जो साथ वाला मेंबर है जिसे स्क्रीनिंग करनी है उसको उन्हीं आर्टिकल्स की स्क्रीनिंग ना करनी पड़े। आई होप यू गाइस गेट माई पॉइंट। चले, और कोई क्वेश्चन है? जी अरूबा, पूछें आप। मैम आई वांट टू आस्क के when to use and how to use Google Scholar. गूगल स्कॉलर इट्स बेटर कि आप ना यूज करें, पबमेड सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें सिस्टमेटिकली सर्च होता है ना। अगर आप गूगल स्कॉलर यूज करेंगे तो काफी गलत आर्टिकल्स आ जाते हैं और जो कि मतलब साइंटिफिकली अप्रूव्ड ही नहीं होते, राइट। तो इसीलिए बेटर है कि आप हमेशा पबमेड यूज क्या करें। और Social science student. आई थिंक पबमेड पे ही उसी के आ जाएंगे। मैं बाय द वे आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर एमबीबीएस की। तो सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस हम के लिए पबमेड ही यूज होता है। और आप भी अगर कोई भी सोशल साइंस की फील्ड के लिए भी कोई भी करे तो पबमेड पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जो भी अथेंटिक पब्लिकेशंस होंगी ना वो हमेशा आपको पबमेड में मिल जाएंगी। तो लोग गूगल स्कॉलर यूज करते हैं और गूगल स्कॉलर में भी उसमें कोई ऐसी सर्च स्ट्रेटेजी नहीं बनानी होती, जैसे आप गूगल यूज करते हैं ना उसी तरह करनी होती है। नॉर्मली आप लिखेंगे, उसमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता, इसलिए चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा यूजलेस आर्टिकल्स आ जाए, मुश्किल हो जाती है चीजें। इसलिए हमें यही सिखाया जाता है कि ऑलवेज यूज पबमेड बिकॉज वो बेस्ट सोर्स है। ओके, Okay, all right. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? तो एंड जी मैम, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो भी तो फिर हम इंशाल्लाह क्यूरी ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2 आवर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, मुझे नोवा की भी मीटिंग स्टार्ट करनी है। हेलो। वो क्वेश्चन आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।